गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे जी। की हाल चाल जी? ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਰੇ? तंदुरुस्त हो? फैमिली ਵਧੀਆ है जी? बच्चा कहता है बहुत ਵਧੀਆ सर। अब तो एग्जाम आने वाले हैं, बस अब एग्जाम आने वाले हैं सर। 20-25 दिन की बात हो रहा है, बट टेंशन बिल्कुल छोड़ दो जी। क्योंकि मुझे पता नहीं क्या लगता है कि हर बार जब भी एग्जाम आते हैं ना, आप बहुत टेंशन ले लेते हो। पहली बात तो टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, और दूसरी बात नेगेटिव लोगों से बात करना बंद कर दो, और मिलना तो बिल्कुल ही बंद कर दो जी। ठीक है ना? क्योंकि अगर मान लो बात चलो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, मिलना बिल्कुल ही बंद कर दो सर। जो लोग कह रहे हैं ना कि नहीं होगा, ये सिलेबस है, वो सिलेबस है, यहाँ से सब लोगों से बात करना बंद कर दो। मतलब आने वाले जितने भी आपके 20-22 दिन बचे हैं सर, जो भी आपके 20-25 दिन बचे हैं उसमें लग जाओ सर। मैं 100% कह रहा हूँ, आप एग्जाम निकाल सकते हो जी। ठीक है? कई बच्चे कह रहे हैं सर इतने दिनों के बाद आप यूट्यूब के ऊपर आए हो, कहाँ थे? पहले तो मैंने आपको बताया था कि 2-3 दिन मेरे गले की बैंड बाजा बारात बजी हुई थी। ठीक है? उसके बाद फिर मैं इंदौर चला गया, बट मेरे को ये था कि चाहे मैं इंदौर जाऊं चाहे मैं कहीं भी जाऊं, मेरी फैमिली का नुकसान ना हो। क्योंकि सर सिंपल सी बात है, अगर मैं कहीं पर भी जा रहा हूं उसमें आपका गलती तो नहीं है ना। वो तो मैं जा रहा हूं तो आपका नुकसान हो, इसलिए मैंने आईटीसी की कंप्लीट रिवीजन करवाने जा रहा हूं। ताकि कम से कम आईटीसी आप मेरे मतलब जब मैं नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू स्टार्ट करूं तो आपकी आईटीसी की रिवीजन हो जाए। ठीक है जी? और याद करो ना, अगर आपने मेरा शेड्यूल चेक किया हो, उसमें आईटीसी मैंने कहा था कि मैं 2 पार्ट्स में रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि आईटीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनते हैं। बट उसको आज हम थोड़ी सी क्लास लंबी लेके चलेंगे, चाहे वो क्लास 1.5 घंटे की होगी चाहे वो 1.25 घंटे की होगी। आज ही हम आईटीसी जो पूरा रिवाइज कर लेंगे जी। ठीक है जी? और एक बात और ध्यान देना जी, रिवीजन हमारी सुपर फास्ट होगी जी। क्योंकि जो जो बच्चे रेगुलर अटेंड कर रहे हैं उनको तो पता कि रिवीजन कैसे होती है। जो पहली बार लग रहे हैं, रिवीजन डिटेल में अगर करनी है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जीएसटी की 35 क्लास मैंने अपलोड की हुई है। उससे डिटेल में कहीं रिवीजन आपको नहीं मिलेगी, वो आप जाके देख सकते हो जी। क्योंकि ऐसा ना हो ना कि मान लो मैं रिवीजन स्टार्ट करूं और आप गाली निकालना स्टार्ट कर दो, बब 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 ऐसे करके गाली निकलना स्टार्ट कर दो, फायदा कुछ भी नहीं होगा। तो ये रिवीजन उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी एक बार पहले क्लास में देख चुके हैं, उसके बाद एक बार खुद रिवीजन कर चुके हैं, फिर जीएसटी के जो मैंने जीएसटी कहानी सीरीज डाली थी वो उसमें देख चुके हैं, उसके बाद ये रिवीजन है जी। और अगर कोई बच्चा पहली बार रिवीजन करने के लिए यहाँ पे आ रहा है तो मुझे नहीं पता समझ में आएगा नहीं आएगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा सर, आपने बस रिवीजन सुननी है जी। ठीक है? चलो इधर देखो ध्यान से, स्टार्ट करें फिर आईटीसी का चैप्टर। पक्का पक्का? अच्छा एक बात और ध्यान सुना जी, अभी अभी हम स्टार्ट कर देंगे अदर सोर्स के एमसीक्यूज, हमारे बैलेंस बचे हैं, पीजीपी के हमारे एमसीक्यूज बैलेंस बचे हैं। और अब तो ये लगा लो 27 तारीख आ गई जी। 27 तारीख आ ही गई, इनकम टैक्स की मैराथन का दिन आ गया। मैं दोबारा कह रहा हूं, 27 तारीख का पूरा कंप्लीट दिन आपने कहीं नहीं जाना, यहीं बैठ के पूरी रिवीजन क्लास सुननी है सर। नोट्स आपके पास होंगे, नोट्स मैंने दे रखे हैं, आपने रिवीजन क्लास जरूर सुननी है बस। मैं सही बता रहा हूं सर, आप उस रिवीजन क्लास को याद करोगे, इतनी डिटेल में रिवीजन क्लास होगी, बहुत बड़ी रिवीजन क्लास होगी जी। ठीक है? पक्का पक्का? 27 तारीख सुबह 11 बजे से आज मैया का जगराता, दर्शन पाएंगे, आएगी शेरों वाली माता, दर्शन पाएंगे। ठीक है जी? चलो इधर देखो ध्यान से जी। लो जी, फाइनली अब रिवीजन करवाने जा रहा हूं आईटीसी के चैप्टर के लिए। अब सारे बच्चे, बस आपने कुछ नहीं करना सर, आपने कुछ नहीं करना, रिवीजन करवानी है मेरे साथ। मतलब पार्टिसिपेट करोगे चैट बॉक्स के अंदर और याद करने की ना कोशिश करोगे अपने आईटीसी के अंदर किया क्या था। ठीक है? इधर देखो ध्यान से जी, अब जब आईटीसी की बात करूंगा, पहली बात तो आईटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखो नाम से पता लग रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने इनपुट पे टैक्स पे किया होगा उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे हैं। अच्छा, इनपुट पे हम कैसे टैक्स पे करते हैं? याद करो, मैंने क्लास में भी कई एग्जांपल दिए थे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने अपने ऑफिस के लिए एसी परचेज किया, उस एसी पर जीएसटी पे किया होगा। ऑफिस के लिए मैंने फैन परचेज किया, उस फैन पर मैंने जीएसटी पे किया होगा। ऑफिस के लिए मैंने लैपटॉप परचेज किया, मैंने लैपटॉप पर जीएसटी पे किया होगा। ऑफिस के लिए मैंने प्रिंटर परचेज किया, प्रिंटर पर मैंने जीएसटी पे किया होगा। ऑफिस के लिए मान लो मैंने कीबोर्ड परचेज किया, कीबोर्ड पे जीएसटी पे किया होगा। ऑफिस के लिए मैंने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर पे जीएसटी पे किया होगा। तो सिंपल सी बात है, ऑफिस के लिए मैंने जो भी सामान लिया होगा उस पर मैंने जीएसटी पे किया होगा। अब जो भी मैंने जीएसटी पे किया होगा, याद करो सर, स्टार्टिंग की क्लासेस के अंदर हमने 10-12 एग्जांपल किए थे, वहां पर मैंने कहा था जो भी आप टैक्स पे करके आओगे गवर्नमेंट फोन करेगी, और फोन करके क्या बोलेगी कि अपनी बुक्स में लिख लो कि मुझे गवर्नमेंट से इतने पैसे लेने हैं। तो गवर्नमेंट साहब यही बात कहना चाह रही है कि वे जब भी तुम जीएसटी पे करके आओगे, तुम अपनी बुक्स में कब लिख पाओगे कि तुमने गवर्नमेंट से इतने पैसे लेने हैं, वो सारी कंडीशन जो होंगे ना वो इस चैप्टर के अंदर होंगी। तो पहली बात तो ना, रिवीजन से पहले ये समझ के चलो कि ये चैप्टर आईटीसी के यूटिलाइजेशन की बात नहीं करेगा, अवेलमेंट की बात करेगा। आपको मैंने क्लास के अंदर भी क्लियरली शब्दों के अंदर कहा था कि देखो दो बातें होती है, एक तो होती है अवेलमेंट, एक होता है यूटिलाइजेशन। आईटीसी को यूज कैसे करना है वो सारी बातें आपको पता है, उसको हम रिवीजन करेंगे पेमेंट के चैप्टर में। यूज कैसे करेंगे? आईजीएसटी यूज करेंगे, फर्स्ट आईजीएसटी में करेंगे, फिर सीजी और एसडी कैसे भी करेंगे। सीजीएसटी यूज करेंगे, फर्स्ट कैसे करेंगे सर? चैट बॉक्स में लिखते रहो। सीजीएसटी कैसे करेंगे? फर्स्ट करेंगे सीजीएसटी में, फिर करेंगे
आईजीएसटी में। और एसजीएसटी कैसे करेंगे, फर्स्ट करेंगे एसजीएसटी में फिर करेंगे आईजीएसटी में, इस तरह से यूज करेंगे। और यूटीजीएसटी फर्स्ट करेंगे यूटीजीएसटी में फिर करेंगे आईजीएसटी में, इस तरह से यूज करने का पैटर्न होगा। फिर आपका ऑर्डर क्या होगा, पहले हत्या करेंगे आईजीएसटी की, फिर हत्या करेंगे सीजीएसटी की, फिर हत्या करेंगे एसजीएसटी की। इस तरह से हमें क्या करनी पड़ेगी, इनकी डेथ करनी पड़ेगी। मतलब आपका ऑर्डर होगा आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, उसको यूज करने का मैनर क्या होगा, वो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना, ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद अब मेन मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि ये तो यूज वाला मैटर हो गया कि हाँ भाई आईजीएसटी अगर हमारी बुक्स में पढ़ा है तो यूज कैसे करना है, सीजीएसटी हमारी बुक्स में पढ़ा है तो यूज कैसे करना है, एसजीएसटी हमारी बुक्स में पढ़ा है तो यूज कैसे करना है। अब मेन मुद्दा ये है कि यूज करने से पहले हमारी बुक्स में पढ़ा भी तो होना चाहिए। तो मैं अपनी बुक्स में कब लिख पाऊंगा कि मुझे गवर्नमेंट से इतने रुपए लेने हैं, वो सारी बातें मैं यहाँ पे डिस्कस करनी है। एक बार आप चेक करना जी, आईटीसी का चैप्टर सेक्शन 16 से लेके आपके 19 तक के जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे हमें यहाँ पे कवर करने हैं। रूल नंबर 36 से लेके 44 ये रूल्स आपके आईटीसी में तो हैं, बट हमारे एग्जीक्यूटिव में सारे रूल्स कवर नहीं है। आपको मैंने क्लास में भी कहा था कि हम सीएस प्रोफेशनल के अंदर होंगे उस टाइम सारे रूल्स की बात करेंगे। अभी हमारे सिलेबस में जो भी रूल्स होंगे उसकी मैं रिवीजन करा दूंगा जी। और जो बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले अगर कोई ये रिवीजन क्लास देख रहे हैं उनको क्लियर कर दूं, उनके एग्जाम में सिंगल रूल भी एप्लीकेबल नहीं है, आपको सेक्शंस करने हैं बस, ठीक है। तो जहां जहां बातें रूल्स की करूंगा वो न्यू सिलेबस की बातें होंगी, ओल्ड सिलेबस की बातें नहीं होंगी। और प्रोफेशनल वाले बच्चों में तो सारे रूल्स हैं जी, तो हम सभी रूल अभी कवर नहीं करेंगे, हम वही कवर करेंगे जो एग्जीक्यूटिव के न्यू सिलेबस के अंदर होंगे। ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। अच्छा अब सुनना ध्यान से, अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले ना आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं। इधर देखो ध्यान से, याद करो ये एग्जांपल हमने क्लास में लिया था जी। अब एग्जांपल के अंदर मैंने क्या कहा था कि फॉर एग्जांपल मान लो एक मिस्टर विवेक है, मिस्टर विवेक जीएसटी में मान लो रजिस्टर्ड पर्सन है जी, ठीक है। अब इन्होंने इनपुट लिया, इनपुट सर्विस ली, कैपिटल गुड्स दिया। अब जो भी सामान लिया होगा उस पर क्या पे किया होगा, जीएसटी पे किया होगा। मशीन ली होगी जीएसटी पे किया होगा, सर्विस ली होगी जीएसटी पे किया होगा। इनको यूज करके इन्होंने क्या किया होगा, फाइनल गुड्स बनाया होगा। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, जब फाइनल गुड्स इन्होंने मार्केट में सेल किया होगा तो क्या चार्ज किया होगा, जीएसटी चार्ज किया होगा। सोच समझ के बोलना, जो ये जीएसटी चार्ज किया होगा इसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स बोलते हैं। जो इन्होंने पीछे जीएसटी पे किया होगा इनको हम क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स बोलेंगे। सोच समझ के बोलना, अब जो भी आप ये इनपुट टैक्स पे करोगे उस इनपुट टैक्स का बेनिफिट कैसे क्लेम करोगे, ये सारी बातें देखने वाली है। मैं दोबारा बोलूंगा सर कि जो भी आपने इनपुट टैक्स पे किया उस इनपुट टैक्स का बेनिफिट कैसे लोगे, वो सारी बातें देखने वाली है। आउटपुट टैक्स की पेमेंट में यूज कैसे करोगे, वो सारी बातें बात की है। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जो भी आपने जीएसटी पे किया इनवर्ट सप्लाई पर, अब मैं अपनी रजिस्टर्ड पर्सन हूं तो मैं अपनी बुक्स में कब लिख पाऊंगा मुझे गवर्नमेंट से इतने रुपए लेने हैं, उसके लिए हमें सेक्शन 16 से लेके 19 तक सेक्शन पढ़ने होंगे, ठीक है। और जब मैं आउटपुट टैक्स देने के लिए जाऊंगा, मतलब ये वाला टैक्स देने के लिए जाऊंगा, तो इसको देने के लिए मैं आईटीसी यूज कैसे करूंगा, आईजीएसटी यूज कैसे करूंगा, सीजीएसटी यूज कैसे करूंगा, एसजीएसटी कैसे करूंगा, वो सारी की सारी बातें यूटिलाइजेशन की होंगी, वो सारी बातें पेमेंट के चैप्टर में कवर होंगी। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं अपनी बुक्स में कब लिख पाऊंगा मुझे गवर्नमेंट से इतने रुपए लेने हैं, इसको आईटीसी क्लेम बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 19 से लेके आपको 9 मतलब 16 से लेके 19 तक आपको सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। देखो मैंने क्या लिखा, क्रक्स का निकल के आ रहा है कि दो इशू हैं आईटीसी से रिलेटेड। कौन कौन से हैं, एक तो अवेलमेंट हो गया और एक यूटिलाइजेशन हो गया। अवेलमेंट मीन्स क्या होगा कि मुझे गवर्नमेंट से इतने रुपए लेने हैं। यूटिलाइजेशन मीन्स क्या होगा कि अगर मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं उसको यूज कैसे करूंगा, वो सारी बातें इसकी होंगी, वो सारी बातें पेमेंट में कवर होंगी, वो सारी बातें आईटीसी में कवर नहीं होंगी। इधर देखो जी, अब क्रेडिट बुक्स में रिकॉर्ड कब करना है, सेक्शन 16 पढ़ो, 17 पढ़ो, 18 पढ़ो, 19 पढ़ो। ये 4 प्रोविजन जो है जिसकी आज हमें रिवीजन करनी है। अब सबसे पहला सेक्शन जो मैं रिवाइज करवाने जा रहा हूं दैट इज सेक्शन नंबर 16। याद करो सर, अब सेक्शन 16 मैंने क्लास में एक डायग्राम बनाया था। पहली बात तो सेक्शन 16 में ये बात क्लियर हो जाए कि आपको अगर आईटीसी क्लेम करना है उसके लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इट मींस दो लोग होंगे नहीं, या तो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे या जीएसटी में अनरजिस्टर्ड होंगे। अब जितने भी लोग, दोबारा बोल रहा हूं, जितने भी लोग जीएसटी में अनरजिस्टर्ड होंगे, पहली बात तो वो आईटीसी क्लेम करने की सोचे भी मत। अच्छा अनरजिस्टर्ड कौन होंगे, नॉर्मली या तो फाइनल कंज्यूमर होंगे या जिनकी टर्नओवर 10, 20 या 40 लाख तक होंगी, वो सब क्या होंगे, अनरजिस्टर्ड होंगे। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी पे नहीं करेगा या आईटीसी क्लेम नहीं करेगा। सर देखो फटाफट से ना बोलते रहो, देखो अगर ऐसा तो फिर आपको नींद आ जाएगी और आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। मैं कह रहा हूं भाई साहब चैट बॉक्स में आग लगा दो, मैं कह रहा हूं कमेंट बॉक्स में आग लगा दो जी, चैट बॉक्स में आग लगा दो जी, ठीक है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, फटाफट से बोलना जी। जो आदमी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड होगा, वो आईटीसी क्लेम करने की बात ही नहीं कर सकता क्योंकि वो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है। अब जो भी आदमी जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा ना,
तो मैंने कहा था या तो वो सेक्शन 10 में कवर होगा, कंपोजिट स्कीम वाला होगा, वो वैसे आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा, या जिसके हाथ में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा, और जो अदर रजिस्टर्ड पर्सन होंगे वो आईटीसी क्लेम करने की सोच सकते हैं, बट उसमें कुछ कंडीशंस है नहीं। तो पहली बात तो अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं तो क्या मैं सेक्शन 10 वाला हूं, मतलब कंपोजिट स्कीम वाला हूं, तो निकल जाओ यहां से, उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, मेरे पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, क्या मैं आईटीसी क्लेम कर पाऊंगा? आंसर इज नो, निकल यहां से, आप क्लेम नहीं कर पाओगे। और जो अदर रजिस्टर्ड पर्सन होंगे उस केस में आईटीसी क्लेम करने से पहले आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अब वो कंडीशन क्या है? सबसे पहला, जो भी आपने गुड्स और सर्विस लिया हो उसको यूज करोगे इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में। अब से एक बार सोच के बोला, अगर मैंने कोई भी सामान लिया, अगर मैंने इन दी कोर्स में यूज नहीं किया, अगर मैंने इन दी कोर्स में मतलब मैंने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, तो क्या उस केस में आईटीसी मिलेगा? गवर्नमेंट करे निकल लो, यहां पे आईटीसी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात मुझे फटाफट से बोलना जी, इधर देखो ध्यान, शाबाश, इधर देखो जी। अगर मैं ऐसे बात करते हैं आरपी और यूआरपी, कैसे बात करेंगे? आरपी और यूआरपी। मुझे फटाफट से बोलना, अगर मैं यूआरपी हूं, अगर मैं यूआरपी हूं तो एलिजिबल या नॉट एलिजिबल? सॉरी, नॉट एलिजिबल। और अगर मैं आरपी हूं, सेक्शन 10 में कवर हूं, नॉट एलिजिबल। अगर मैं आरपी हूं, मेरे हाथ में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, नॉट एलिजिबल। अगर मैं आरपी हूं, मैं तो ना तो सेक्शन 10 में कवर हूं और ना ही यूआईएन है, गवर्नमेंट कह रहे फिर भी तब तुम क्लेम करोगे अगर जो तुमने सामान लिया उसको इन द कोर्स में यूज करोगे। इट मींस अगर आपने उसको बिजनेस में यूज नहीं किया, नोट इन द कोर्स में क्या होगा, तो फिर आप एलिजिबल नहीं बनोगे, ये बात ध्यान देना। अच्छा, अगर मैंने बिजनेस में यूज किया तो भी ऐसा नहीं है मुझे आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद सेक्शन 16 की ना टोटल मिला के अगर मैं काउंट करूं 5 कंडीशन है। सेक्शन 16 की टोटल मिला के 5 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन गवर्नमेंट कह रही है कि जिसको आईटीसी लेना है उसके हाथ में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। जिसको आईटीसी लेना है उसके हाथ में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। उसकी फैक्ट्री में सामान रिसीव, मतलब उसने सामान रिसीव कर लिया हो। पहला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है? सर हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि उसके हाथ में टैक्स इनवॉइस हो। दूसरी कंडीशन, उसकी फैक्ट्री में सामान आ चुका हो। तीसरी कंडीशन, सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो, मतलब उसके सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो। फोर्थ कंडीशन क्या निकल के आ रही है? मैंने रिटर्न फाइल कर दी हो। और पांचवी कंडीशन, मेरे सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड कर दी हो। मैं दोबारा बोलूंगा, पहली कंडीशन निकल के आ रही है मेरे हाथ में टैक्स इनवॉइस हो, मेरी फैक्ट्री में सामान आ चुका हो, सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो, मैंने रिटर्न फाइल कर दी हो, उसने इनवॉइस अपलोड कर दी हो। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो अपनी बुक्स में लिख पाऊंगा मुझे गवर्नमेंट से इतने रुपए लेने हैं, नहीं तो नहीं लिख पाऊंगा मुझे गवर्नमेंट से इतने रुपए लेने हैं। बात क्लियर होती है जी? पक्का पक्का? तो देखो यहाँ पे जी, अब सेक्शन 16 की कंडीशन है जी, 4 कंडीशन 16 के अंदर है, एक कंडीशन रूल नंबर 36(4) के अंदर है। अब देखो पहली कंडीशन कह रही रिसीवर के हाथ में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, रिसीवर की फैक्ट्री में सामान आ चुका हो, सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो जी, उसके बाद जी मैंने रिटर्न फाइल कर दी हो और सप्लायर ने जीएसटी R1 में इनवॉइस अपलोड कर दी हो जी। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, याद करो, तो भी आप आईटीसी क्लेम करने के एलिजिबल नहीं हो सकते। उसके बाद 17(5) चेक करो। 17(5) में क्या था? जल्दी बोला, 17(5) में क्या था? ब्लॉकेज ऑफ आईटीसी। अब सोच के बोला, मैं सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करके बैठा हूं, सारी कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड है, बट मान लो मेरा केस आईटीसी ब्लॉक में कवर है, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, मेरा केस जो है आईटीसी ब्लॉक में कवर है। तो अगर मेरा केस आईटीसी ब्लॉकेज में कवर होगा तो भी मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर पाऊंगा। इट मींस अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है उसके बावजूद भी आईटीसी में तब क्लेम कर पाऊंगा अगर मैं 17(5) में कवर नहीं होता जी। ठीक है, तो देखो जी, अगर मैं 17(5) में कवर हूं उस केस में आईटीसी ब्लॉक है, चाहे सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। अगर मैं वहां पे कवर नहीं हूं तो फाइनली एलिजिबल फॉर आईटीसी। इस तरह से आपको आईटीसी मिलता है, मतलब फाइनली तब जाके लिख पाओगे मुझे गवर्नमेंट से इतने रुपए लेने हैं। तो सर देखो मतलब देखना कितना आसान है सर, सिंपल सी बात है, देखना कितना आसान है। मतलब एक ही तो लाइन लिखनी है कि मुझे गवर्नमेंट से इतने रुपए लेने हैं, बट गवर्नमेंट के लिए उस लाइन को लिखने के लिए तुम्हें काफी सारी बातें सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, उस लाइन को लिखने के लिए तुम्हें काफी सारी बातें सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी। एक बार लास्ट टाइम पूरी क्लास एनर्जी के साथ, शाबाश, सारी क्लास एनर्जी के साथ बोला नहीं। सबसे पहला क्या था? आरपी और यूआरपी। यूआरपी क्या हो जाएगा? नॉट एलिजिबल। आरपी में 2 केस बनेंगे, तो 3 केस बनेंगे। 3 केस कौन कौन? सेक्शन 10 वाले नॉट एलिजिबल, यूआईएन वाले नॉट एलिजिबल, अदर्स वाले तब एलिजिबल होंगे अगर वो इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज करेंगे। अगर वो नॉट इन दी कोर्स में करेंगे तो वो भी नॉट एलिजिबल होंगे, और अगर वो इन दी कोर्स में करेंगे तो भी वो एलिजिबल तब होंगे अगर सेक्शन 16+ में रूल 36 की 5 कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे। पहली कंडीशन, मेरे हाथ में क्या हो? टैक्स इनवॉइस, मेरी फैक्ट्री में सामान आ चुका हो, उसने
उसने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो, मैंने रिटर्न फाइल कर दी हो, उसने इनवॉइस अपलोड कर दी हो, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो भी एलिजिबल मैं तब बनूंगा। कब बनूंगा? अगर वो केस 17(5) में कवर नहीं होगा तब कहीं जाके लिख पाऊंगा मुझे गवर्नमेंट से इतने रुपए लेने हैं, नहीं तो अपनी बुक्स में नहीं लिख पाऊंगा मुझे गवर्नमेंट से इतने रुपए लेने हैं। ये बात क्लियर है जी। अब एक बात मैंने सोच के बोलना जी। एक बच्चा कहता है सर अगर मान लो सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं किए, अगर मान लो सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं किए तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट ये बात कहती है भाई साहब जितने इनवॉइस अपलोड कर दी हैं उसने, उसका तो पूरा आईटीसी क्लेम कर लो। जितने इनवॉइस उसने अपलोड कर दी हैं उसका तो पूरा क्लेम कर लो। जो इनवॉइस अपलोड नहीं किए उस केस में जो इनवॉइस अपलोड किए उसके आईटीसी का 5% और जो एक्चुअल आईटीसी बनता होगा विच एवर इज लेस। ये एक जमाने में पहले 10% की लिमिट थी, अब 5% की हो चुकी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर जून 22 की बात करूंगा या दिसंबर 22 की बात करूंगा उसमें ये लिमिट अब खत्म हो चुकी है। बट वो बच्चे टेंशन ना लें, वो हाय ना करें, उनको मैं रिवीजन क्लास मतलब जो अमेंडमेंट क्लास कराऊंगा बता दूंगा। और अमेंडमेंट ज़्यादा नहीं है सर, बिल्कुल बेसिक है, बट इतना क्लियर कर रहा हूं कि जून 22 में ये 5% की लिमिट खत्म हो चुकी है। बट हम जून 22 की बात ही क्यों करें? अभी हमारा एग्जाम दिसंबर में है तो हमें 5% की लिमिट करके चलनी है। दोबारा बोलूंगा, हमें 5% की लिमिट करके चलनी है। ये बात क्लियर है जी। तो एक बार दोबारा बोल देता हूं, अगर मैंने इनवॉइस अपलोड कर दिए उतने का तो पूरा, जो इनवॉइस अपलोड नहीं किए उस केस में जो अपलोड किए उसके आईटीसी का 5% और जो अपलोड नहीं किए उसका जो एक्चुअल आईटीसी बनता होगा विच एवर इज लेस। तो सिंपल बात गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि भाई साहब हम तुम्हें मैक्सिमम 105% आईटीसी दे पाएंगे, उससे ऊपर आईटीसी नहीं दे पाएंगे। बस ये बात ध्यान देना जी। ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं जी। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद अगला आता है सेक्शन नंबर, देखो रूल नंबर 36(4) में आईटीसी जो इनवॉइस अपलोड कर दिए उसका 100%, जो अपलोड नहीं किए उसका 5% ऑफ एलिजिबल आईटीसी और एक्चुअल आईटीसी विच एवर इज लेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जी, एक बार अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो आप देख सकते हो, नहीं देखना तो फिर हम आगे बढ़े जी। ठीक है, मैं दिखा दूं, मैं करवा दूं, मैं करवा देता हूं यार, कैसी कैसी बताओ। आप हुक्म किया करो सर, आप ये क्या करो, हुक्म है सर, हुक्म, ये हमें करवाओ। ओके, जो हुक्म मेरे आका, ओ माय गॉड। इधर देखो ध्यान से, टोटल इनवॉइस आपके 100 है जी। ठीक है, टोटल इनवॉइस आपके 100 है, उन 100 में 5 लाख रुपए का जीएसटी बनता है जी। अब 40 इनवॉइस आपने अपलोड कर दिए, उस पर 3.5 लाख का जीएसटी है। 60 इनवॉइस आपने अपलोड नहीं किया, उस पर 1.5 लाख का जीएसटी। पहली बात तो 40 अपलोड कर दिए, उस पर 3.5 लाख का जीएसटी है, तो 3.5 लाख तो मैं क्लेम कर लूंगा। अब जो मैंने 60 अपलोड नहीं किए उस केस में 3.5 लाख का 5% और 1.5 लाख विच एवर इज लेस। अब अगर 3.5 लाख का 5% निकालूंगा तो 17,500 और 1.5 लाख क्या बनेगा? 17,500। तो मतलब मुझे 3,67,500 मैक्सिमम मैं इतना आईटीसी क्लेम कर पाऊंगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। तो सिंपल सी बात गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि मैक्सिमम जो अपने आईटीसी एलिजिबल है उसका 105% ही तुम क्लेम कर सकते हो, उससे ऊपर क्लेम नहीं कर सकते अगर तुमने इनवॉइस अपलोड नहीं किए जी। ये बात क्लियर है? पक्का पक्का। तो इस तरह से आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन मतलब जो है पेपर के अंदर बन सकते हैं। उसके बाद देखना, ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद फिर अगला है नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2। अब नोट नंबर 1 याद करो, नोट नंबर 1 के अंदर क्या था? नोट नंबर 1 मैंने क्लास में लिखवाया था कि अगर आपका सामान एक साथ नहीं इंस्टॉलमेंट के अंदर आ रहा है जी, आपका सामान इंस्टॉलमेंट के अंदर आ रहा है जी और इनवॉइस एक ही कटा है बट सामान इंस्टॉलमेंट के अंदर आ रहा है या सामान लोड्स में आ रहा है, तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव करोगे या जब लास्ट लोड रिसीव करोगे तभी आईटीसी क्लेम कर पाओगे सारे सामान का। मैं ये नहीं कह रहा प्रोपोर्शनेट क्लेम करोगे। अगर आपका सामान लोड्स में आ रहा है या इंस्टॉलमेंट की तरह है तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी या लास्ट लोड जब रिसीव होगा उसी टाइम पे सारा आईटीसी क्लेम करोगे। ये बात आपकी यहां लिखी हुई है, बस ये बात ध्यान देना जी। ये बात क्लियर है जी? ये बात हमने क्लास में अच्छे से की थी। और एक पॉइंट और मैंने कहा था जी, आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में ना उधार सेल का जमाना है। अब उधार सेल वाले केस में क्या होता है, रिसीवर पेमेंट ही नहीं करता। तो मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा बताएगा जी, हाँ जी, मान्या बताओगे, मान्या हो गया, उसके बाद जी हर्ष नागपाल हो गए जी, फिर गुप्ता जी हो गए जी, फिर यादव जी हो गए जी, सामने अग्रवाल जी भी बैठे हैं और सामने बच्चा कह रहा है गाबा जी भी बैठे हैं। गाबा जी तो हमें पढ़ा रहे हैं, गाबा जी पढ़ा रहे हैं आपको। ओ माय गॉड, क्या बात है, कमाल की बात है जी। इधर देखो ध्यान से नालायकों। ठीक है, अब एक बात मैंने सोच के बोलना, आपने क्लास में किया होगा कि रिसीवर अगर मान लो उधार सेल है उस केस में रिसीवर के पास 180 डेज का टाइम होता है जी। 180 दिन के अंदर अंदर रिसीवर सप्लायर को पेमेंट कर दे। अगर वो रिसीवर सप्लायर को पेमेंट नहीं करेगा तो फिर रिसीवर को अपनी आउटवर्ड सप्लाई के साथ टैक्स तो पे करना पड़ेगा, जो उसने गलत आईटीसी अवेल किया होगा वो भी पे करना पड़ेगा और विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है सर, जब सेल उधार हुई होगी तो जीएसटी उस पे जा चुका होगा क्योंकि पीओटी निकल गया, क्योंकि इनवॉइस कट चुका है, उसने आईटीसी क्लेम कर लिया बट बाद में पेमेंट ही नहीं की। तो गवर्नमेंट ने कहा रिसीवर अगर तूने 180 डेज में पेमेंट नहीं की,
गवर्नमेंट कह रही है रिसीवर अगर तूने 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं की, दोबारा बोल रहा हूं, रिसीवर अगर तूने 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं की तो फिर क्या करना पड़ेगा, तूने सारा जीएसटी जो तूने आईटीसी क्लेम किया वो वापस करना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा जी, एट द रेट 18% पर एनम। गवर्नमेंट यहां पे ये बात कहना चाह रही है। तो आप पढ़ सकते हो, देखो जी, आपको 180 डेज में पेमेंट करनी है, नहीं करोगे तो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के साथ आपको अलोंग विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ये बात क्लियर है। उसके बाद जी, अच्छा एक बात और बताओ जी, अगर मैं आईटीसी क्लेम करना भूल गया, ये क्लियर कर दो, अगर मैं आईटीसी क्लेम करना भूल गया हूं तो क्या मैं दोबारा आईटीसी क्लेम कर सकता हूं? यस। कब क्लेम करूंगा, कब तक मैं क्लेम कर पाऊंगा? अगले साल के सितंबर के मंथ की रिटर्न की ड्यू डेट, दोबारा बोलूंगा, अगले साल के सितंबर के मंथ की रिटर्न अंडर सेक्शन 39 की ड्यू डेट और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। मैं दोबारा बोलूंगा, अगले साल के सितंबर के मंथ की रिटर्न की ड्यू डेट और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। इट मींस गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि अगले साल की 20 अक्टूबर के बाद तुम आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। मैं 20 अक्टूबर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सितंबर के मंथ की जो जीएसटीआर 3 जाती है वो 20 अक्टूबर उससे पहले जाती है। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया भाई अगले साल की 20 अक्टूबर के बाद तुम आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले क्लेम कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपने रिटर्न का फाइल किया है, और अगर तुमने एनुअल रिटर्न उसके बाद फाइल की होगी तो 20 अक्टूबर ही लास्ट डेट होगी, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो देखो वही बात लिखी जी, सितंबर के मंथ की मतलब 20 अक्टूबर और एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, आपको यहीं तक आईटीसी क्लेम करना पड़ेगा, ये बात ध्यान देना जी। ये बात क्लियर है? पक्का पक्का, शाबाश शाबाश शाबाश, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 16 में आपकी डेट लिखी हुई थी। उसके बाद देखो जी, उसके बाद एक पॉइंट और हमारा बच गया था जी, कि अगर आपने टैक्स के कंपोनेंट पे डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया उस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा, और अगर आईटीसी क्लेम कर लिया उस केस में डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। हमारा ओपिनियन क्या था जी, हमारा ओपिनियन क्या था, हमारा ओपिनियन था आईटीसी क्लेम करना, रीजन भी क्योंकि अगर आईटीसी क्लेम करोगे तो आपको सारा बेनिफिट एक साथ मिल जाएगा, बट डेप्रीसिएशन में आने वाले कई साल मिलेगा, तो बेस्ट है आईटीसी अगर मिल रहा हो जी। तो सिंपल गवर्नमेंट सिंपल सी बात लिखी है कि भाई अगर तुम आईटीसी क्लेम कर चुके हो उस केस में डेप्रीसिएशन के एलिजिबल नहीं हो, और अगर तूने डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया है उस केस में आईटीसी के एलिजिबल नहीं हो। बट मैं दोबारा कह रहा हूं सारी वैल्यू का नहीं सर, सारी वैल्यू का नहीं। फॉर एग्जांपल देखो आपके सामने है, मान लो मैंने 4 लाख की मशीन परचेज की, उस पर 72 का मैंने जीएसटी पे किया, टोटल पेमेंट कितनी की होगी 470 की, तो 4 लाख पे तो क्या क्लेम करूंगा, डेप्रीसिएशन, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, 4 लाख तो वैल्यू है ना। अब मेन मुद्दा है 72 का, अब इस 72 को अगर मैं कॉस्ट में ऐड कर लूंगा और क्लेम करूंगा डेप्रीसिएशन तो फिर मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है जी। उसके बाद गवर्नमेंट कह रही है कि अगर 72 तुम कॉस्ट में ऐड नहीं करते तो फिर 72,000 का आईटीसी क्लेम कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे अगर 72 पे मैंने क्लेम कर लिया डेप्रीसिएशन तो आई नो आईटीसी, और अगर क्लेम नहीं किया तो आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो जी, और क्लेमिंग आईटीसी इज मोर बेनिफिशियल, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। तो फाइनली अब जाके जी सेक्शन 16 हमारा पूरा खत्म हो गया जी, अब जाके सेक्शन 16 हमारा जो है पूरा खत्म हो गया जी। एक बार फटाफट से सेक्शन 16 का क्रक्स क्या निकल के आ रहा है याद करो सर, सेक्शन 16 में, हाँ जी मेरे बच्चे इधर देखो ध्यान से, इधर शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया, जबरदस्त आग लगा दी बिल्कुल, जो बहुत बढ़िया जी। फटाफट से बोला, सेक्शन 16 में टोटल मिला के कितने सबसेक्शन है जी? सेक्शन 16 में टोटल मिला के 4 सबसेक्शन है, एक तो 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), दोबारा बोलूंगा 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), एक बार फिर बोलूंगा 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), ठीक है जी। अब सर एक बात में सोच के बोलना चाहिए, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है 16(1), 2, 3, 4 का मतलब क्या 16(1) तो नॉर्मल है जी, यूआरपी को नहीं मिलेगा, आरपी को भी तब मिलेगा अगर वो सेक्शन 10 वाला ना हो, यूआईएन ना हो और कंडीशन सेटिस्फाइड करो। कंडीशन कौन कौन सी है? मेरे हाथ में क्या हो, सर बोलते रहोगे ना याद हो जाएगा। मेरे हाथ में क्या हो? टैक्स इनवॉइस, मेरी फैक्ट्री में सामान आ चुका हो, उसने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो, मैंने रिटर्न फाइल कर दी हो, उसने इनवॉइस अपलोड कर दी हो, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो भी एलिजिबल तब बनूंगा अगर 17(5) में केस कवर नहीं होंगे। अगर 17(5) में कवर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक, उस केस में आईटीसी मिलेगा ही नहीं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो उस केस में आईटीसी के एलिजिबल बन जाऊंगा। अगला केस गवर्नमेंट कहता है भाई साहब एक बात हमारी भी सुन लो, हमारी भी सुन लोगे, एक बात हमारी सुन लो, हम ये कहना चाह रहे कि अगर अपना सामान इंस्टॉलमेंट के अंदर लोगे ना, या अगर अपना सामान आप किसके अंदर लोगे, इंस्टॉलमेंट या लोट्स के अंदर लोगे, तो जब लास्ट लोट रिसीव करोगे उसी टाइम पे आईटीसी मिलेगा, उससे पहले ना मिलेगा। इट मींस लास्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट लोट पे आईटीसी क्लेम कर पाओगे। समझ आ रहे हो मेरी बात? अगला फिर यो कह रहे हो, कह रहा जी रिसीवर को 180 दिन मिले हो, 180 दिन के अंदर उसको पेमेंट करनी पड़ी हो सप्लायर को, अगर वो नहीं करे हो तो रिसीवर ने जो आईटीसी गलत क्लेम करे हो उसको वापस लौटाना पड़े हो।
अब अगर लौटाएगा वो तो विद इंटरेस्ट लौटाएगा, और एक बात और ध्यान देना, इंटरेस्ट तो लगेगा एट द रेट 18% पर एनम लगेगा जी, ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। तो दो बातें मैंने बोली हैं, पहली बात तो लास्ट लोड पे क्लेम करोगे, दूसरी बात रिसीवर 180 दिन के अंदर पेमेंट करेगा, ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। अगला फिर मैंने बोला जी, अगर टैक्स कंपोनेंट पे आपने आईटीसी क्लेम कर लिया तो डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं कर पाओगे, अगर डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया तो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। फिर आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट क्या होगी, लास्ट डेट होगी अगले साल की 20 अक्टूबर के बाद आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, 20 अक्टूबर तक क्लेम कर सकते हो। वैसे लो में टाइम लिमिट क्या लिखी है, अगले साल के सितंबर के मंथ की रिटर्न की ड्यू डेट और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, लो में ये डेट लिखी है जी, ठीक है। तो फाइनली अब जाके सेक्शन 16 हमारा कंप्लीट हो गया जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो। अब आ जाओ, देखो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा, ये तो हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ये क्वेश्चन हो गए। लो जी, अब आ रहा सेक्शन नंबर 17 पे। अब जो ये सेक्शन नंबर 17 है, जो ये सेक्शन नंबर 17 है, इस सेक्शन 17 के ना मैंने दो पार्ट्स करवाए थे जी, 17(1) से लेके 17(4) तक अलग कर दो और 17(5) अलग कर दो। अच्छा कोई बताएगा 17(1), पहले तो सेक्शन 17 है किसका सर, याद करो सेक्शन 17 की हेडिंग पता क्या थी, अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी एंड ब्लॉकेज ऑफ आईटीसी। अगर आपने सेक्शन 17 की हेडिंग देखी हो तो हेडिंग क्या थी, अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी और ब्लॉकेज ऑफ आईटीसी। अब अपॉर्शनमेंट का मीनिंग क्या होता है कि अगर मैंने कोई भी सप्लाई मान लो बिजनेस में यूज किया, नॉन बिजनेस में की, उस केस में क्या होगा। अगर मैंने कोई भी सप्लाई एग्जम्प्टेड टैक्सेबल में की, उस केस में क्या होगा। एग्जांपल के तौर पे सर मान लो मैं 100 मीटर कपड़ा लेकर आया, मान लो मैं 100 मीटर कपड़ा लेकर आया, मेरा काम मान लो कपड़े से शर्ट बनाना है जी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मान लो 70 मीटर कपड़ा मतलब 70 मीटर फैब्रिक जो है वो यूज किया बिजनेस में, और 30 मीटर फैब्रिक जो है 30 मीटर फैब्रिक जो है उससे जो मैंने शर्ट बनाई और जो हैंकी बनाई वो सारे पर्सनल यूज किए जी। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, जब मैं 100 मीटर कपड़ा लेकर आया, जब मैं 100 मीटर कपड़ा लेकर आया उसमें 70 मैंने बिजनेस में किया और 30 नॉन बिजनेस में किया, तो क्या मुझे आईटीसी पूरे 100% का मिलना चाहिए। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, हाँ जी फटाफट से, क्या मुझे आईटीसी पूरे 100% का मिलना चाहिए। आंसर इज नो। कितने का मिलेगा, 70 का, क्योंकि 30% जो मैंने पर्सनल यूज किया उसका मुझे क्यों मिलेगा। अच्छा एक बात और बताओ जी, अब जो 70 मैंने बिजनेस में यूज किया, बहुत ध्यान सुनना जी, अब जो 70 मैंने बिजनेस में यूज किया, उस बिजनेस में यूज मैंने मान लो 3-4 आइटम बनाई, उसमें कुछ एग्जम्प्टेड है कुछ टैक्सेबल है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कपड़े से शर्ट बनाई, कपड़े से टाई बनाई, कपड़े से हैंकी बनाया। अब गवर्नमेंट कहती है भैया हैंकी और टाई एग्जम्प्ट है, शर्ट टैक्सेबल है। अब यूज मैंने बिजनेस में किया, यूज मैंने बिजनेस में किया, बट उसमें कुछ सप्लाई एग्जम्प्टेड है कुछ टैक्सेबल है, तो गवर्नमेंट बोलेगी टैक्सेबल का मिलेगा, एग्जम्प्टेड का नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता मेरी फैमिली के बच्चों को बात ध्यान आ रही है नहीं आ रही। मैंने क्लास में एक बात कही थी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, वही से मत ध्यान रखना कि तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी मींस क्या होगा कि मैं तुम्हें आईटीसी का बेनिफिट दूंगा अगर तुम मेरे जीएसटी पे करोगे। तो सिंपल सी बात, बस मेरे बच्चे ये बात ध्यान रखना कि अगर 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 आप आगे जीएसटी पे करोगे तभी पिछले आईटीसी की बात करना, अगर आगे फर्दर जीएसटी ही पे नहीं करोगे उस केस में पिछले आईटीसी की बात भी याद मत रखना, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ये बात क्लियर है। तो देखो यहाँ पे 17 के दो केस है जी, एक तो अपॉर्चमेंट ऑफ आईटीसी और एक यहाँ पे है जी ब्लॉकेज ऑफ आईटीसी। तो हमें दोनों ही डिस्कस करके चलने हैं। सबसे पहले बात करें अपॉर्चमेंट। अपॉर्चमेंट देखो जी, अगर मैंने कोई भी इनवर्ट सप्लाई लिया, इनवर्ट सप्लाई में या तो गुड्स लिया होगा सर्विस लिया होगा, दोनों लिए होंगे। अगर उसको यूज कर रहा हूं नॉन बिजनेस में तो आईटीसी मिलेगा नहीं। अगर बिजनेस में कर रहा हूं तो दो केस होंगे, या तो एग्जम्प्टेड सप्लाई होगी या वो नॉन एग्जम्प्टेड होगी। अगर वो नॉन एग्जम्प्टेड होगी उस केस में आईटीसी मिल पाएगा प्रोवाइडेड सेक्शन 16 की बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। और अगर वो एग्जम्प्टेड सप्लाई है, अब एग्जम्प्टेड सप्लाई के भी ना दो मीनिंग है। एग्जम्प्टेड सप्लाई मींस क्या हो गया, नील रेटेड सप्लाई, या जो 100% एग्जम्प्ट है या नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। और 3 सप्लाई ऐसी हैं जो सिर्फ आईटीसी के पर्पस के लिए एग्जम्प्टेड सप्लाई में कवर है। सर इतने बड़े सामने बैठे ऐसे आंखें खोल के मत बैठे, आपने सब कुछ क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। अब 17(3) जो है, 17(3) में 3 सप्लाई ऐसी हैं जो गवर्नमेंट कहती है कि जो 17(2) में एग्जम्प्टेड सप्लाई तुमने वर्ड यूज किया ना, उसमें ये भी इंक्लूड कर देना, ये भी इंक्लूड कर देना। और अगर ये इंक्लूड करोगे इस पे आईटीसी मिलेगा नहीं। क्यों, आईटीसी ब्लॉक हो जाए। आईटीसी ब्लॉक मतलब आईटीसी हमको नहीं मिलेगा। रीजन मीन क्योंकि एग्जम्प्टेड सप्लाई में अगर कवर हो गई है तो आईटीसी मिलेगा नहीं।
और वो 3 सप्लाई कौन कौन सी है देखो जी, एक तो सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सप्लाई अंडर आरसीएम, फिर आपका आ गया सिक्योरिटी ट्रेडिंग, फिर सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग। ये 3 केस ऐसे हैं जो एग्जम्प्टेड सप्लाई में कवर होंगे ओनली फॉर द आईटीसी पर्पस। ये बात ध्यान देना चाहिए। वैसे पूरे एक्ट में एग्जम्प्टेड सप्लाई मीनिंग ये होता है जी, ठीक है जी। बट अगर मैं आईटीसी की बात करूंगा तो एग्जम्प्टेड सप्लाई का मीनिंग ये तो होगा, साथ में इसको भी कवर करके चलेंगे, ठीक है। तो इस केस में कोई आईटीसी मिलेगा नहीं, और टैक्सेबल सप्लाई में करोगे तो आईटीसी मिल जाएगा। और टैक्सेबल सप्लाई, मैं दोबारा बोल रहा हूं, टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड्स जीरो रेटेड सप्लाई। दोबारा बोलूंगा, टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड्स जीरो रेटेड सप्लाई। फिर बोलूंगा, टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड्स जीरो रेटेड सप्लाई। तो जीरो रेटेड सप्लाई वाले केस में आप आईटीसी ले सकते हो, वो बात अलग है, आगे यूज नहीं करोगे, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई मींस क्या होगा, एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट पे कोई भी टैक्स नहीं होगा, बट अगर एक्सपोर्ट पे कोई भी टैक्स नहीं होगा तो जो भी आपने आईटीसी क्लेम किया होगा वो सारा रिफंड क्लेम कर लोगे। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर एक्सपोर्ट आपने किया, एक्सपोर्ट पे कोई भी टैक्स नहीं है, अब बच्चा कह रहे सिर्फ आईटीसी क्लेम करेगा, बेनिफिट ही क्या होगा भाई? जब एक्सपोर्ट पे कोई भी टैक्स ही नहीं है उस केस में फायदा क्या होगा? तो गवर्नमेंट के लिए फायदा ये होगा कि अगर तुम यूज नहीं कर पा रहे उसका 100% रिफंड क्लेम कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। तो बस ये बात ध्यान देना कि आईटीसी आपको पहली बात तो टैक्सेबल सप्लाई वाले केस के अंदर मिलेगा, एग्जम्प्टेड के अंदर नहीं मिलेगा। एग्जम्प्टेड के मीनिंग में ये मीनिंग आ रहा है जी, इट मींस इन केस में आपको आईटीसी मिलेगा नहीं, इन केस के अंदर मिल जाएगा आईटीसी। और टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड्स जीरो रेटेड सप्लाई, बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया जी 17 1 2 3 इस डायग्राम के अंदर आ गए। फिर एक बैंकिंग कंपनी वाला केस हमने किया था 17 4, अगर आपको ध्यान रहा, बैंकिंग कंपनी वाला जी। अब बैंकिंग कंपनी के अंदर मैंने कहा था, याद करो, बैंकिंग कंपनी है सेक्शन 17 4 प्लस में रूल नंबर 38। किसी को याद आ रहा है बैंकिंग कंपनी वाले केस में था क्या सर? बैंकिंग कंपनी वाले केस में मेरे बच्चे याद करो 2 केस थे जी। आपको मैंने कहा था या तो यूज कर लो एक्चुअल या यूज कर लो नोशनल। एक्चुअल बेस वाले के में क्या करेंगे, टैक्सेबल का मिलेगा, एग्जम्प्टेड का नहीं मिलेगा, बिजनेस का मिलेगा, नॉन बिजनेस का नहीं मिलेगा। और फिर आपका नोशनल में क्या करेंगे, जितना आपने आईटीसी क्लेम किया एलिजिबल, उसका 50% रिवर्स करके बैलेंस तुम क्लेम कर लोगे। ये हमने वहां पे किया था, देखो वही सेम बात यहां पे। एक्चुअल में ये रूल 40 to 43 का मतलब ये है कि टैक्सेबल का मिलेगा, एग्जम्प्टेड का नहीं मिलेगा। और फिर बिजनेस में अगर टैक्सेबल यूज किया मिलेगा तो नॉन बिजनेस का नहीं मिलेगा जी। और नोशनल में जी पहली बात तो जो आपने आइटम एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस यूज की है उसको तो मिलेगा ही नहीं, जो आईटीसी ब्लॉक में यूज किया उसका नहीं मिलेगा। और अगर बैलेंस है जो आईटीसी क्लेम कर लो उसका 50% अपनी बुक से हटा दो और बैलेंस एलिजिबल आईटीसी बच जाएगा, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो मेरे बच्चे सिंपल सी बात बस ध्यान आ रही है कि बैंकिंग कंपनी वाले केस में आपके पास 2 ऑप्शन है, एक्चुअल बेस और नोशनल बेस। एक्चुअल में टैक्सेबल का मिलेगा और नॉन टैक्सेबल का नहीं मिलेगा, और नोशनल में सारा क्लेम करके 50% आपके बुक्स में रिवर्स हो जाएगा जी, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब अगला पॉइंट आ रहा है जी आपका 17.5, सबसे मेन पॉइंट जी ब्लॉकेज, कि किस किस केस में आपका आईटीसी ना कहां पे आईटीसी आपका ब्लॉक है। अब जो वो देखने जा रहे हैं जी। अब अगर मैं आईटीसी ब्लॉक की बात करूंगा, सबसे पहले कोई बताएगा आईटीसी ब्लॉक में सबसे पहले क्या था सर? सबसे पहले था मोटर कार जी, याद करो, सबसे पहले था जी मोटर कार। अब मोटर कार में क्या क्या था वो देख लेते हैं जी, ये रहा जी। सबसे पहले कन्वेंस की बात करूंगा जी। अब कन्वेंस में 2 चीजें थी, या तो मोटर व्हीकल होगा जी या वेसल होगा जी। अब याद करो आपने क्लास में जो किया था जी, आपको अगर थोड़ी बहुत क्लास ध्यान आ रही हो, मोटर व्हीकल वाले केस में था जी, अगर आपकी पैसेंजर मोटर व्हीकल है तो आईटीसी ब्लॉक की बात होगी, अगर गुड्स मोटर व्हीकल है तो आईटीसी आपको मिल जाएगा। याद करो मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे नोनू, मेरे सोनू, सीधे होके बिल्कुल सीधे होके बैठो, शाबाश शाबाश शाबाश, कितना अच्छा बच्चा, देखो चेहरे पे स्माइल है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इधर देखो ध्यान से, देखो एक बात उन्हें सोच के बताना। याद करो अपने क्लास में कहा था, इवन किया था कि पैसेंजर, सर वहां पे साफ साफ लिखा है कि अगर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर अगर 13 तक होगी तो आईटीसी ब्लॉक होगा, उसके बाद आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो बोला पैसेंजर, इट मींस क्या हो गया, पैसेंजर मोटर व्हीकल कवर होंगे, गुड्स मोटर व्हीकल पे आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा, इट मींस वहां पे आप आईटीसी ले सकते हो। देखो यहाँ पे कह रही हूँ, कन्वेंस वाले मेरी गुड्स मोटर व्हीकल पे आईटीसी मिल जाएगा, पैसेंजर वाले पे चेक करना पड़ेगा सीटिंग कैपेसिटी अगर अप टू 13 तक है जी। अगर सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 तक है या मोर देन 13 है, ये 2 केस आ गए जी, ठीक है। अब अगर सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 तक है, उसकी बात क्या होगी वो देखेंगे। अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 से ऊपर होगी जी, 13 से ऊपर मींस क्या हो गया, मान लो बड़ी बड़ी ट्रैवलर होगी, बड़ी बड़ी बसेस होगी, तो गवर्नमेंट कह रही है उस केस में आईटीसी क्लेम कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर किसी मोटर व्हीकल की सीटिंग कैपेसिटी, दोबारा बोलूंगा जी, अगर किसी मोटर व्हीकल की सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर से ऊपर की होगी इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो उस केस में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
बच्चा कह रहा है सर गुड्स मोटर व्हीकल में वहां तो वैसे ही क्लेम कर सकते हो जी। अब अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक है तो भी आईटीसी क्लेम कर सकते हो। कब? अगर आप स्पेसिफाइड केस में कवर हो जाओगे। कौन से केस है नहीं? याद करो, फिट वाले। फिट का मतलब होता है फर्दर सप्लाई। अगर मैंने आगे से गाड़ी ली, आगे मेरा बिजनेस सेल करने का है तो क्लेम कर लूंगा। अगर मैं गाड़ियां सिखाता हूं, ड्राइविंग स्कूल वाला हूं, तो आईटीसी क्लेम कर लूंगा। और एक बात और थी, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का काम कर रहा हूं तो मैं आईटीसी क्लेम कर लूंगा। इन 3 केस में आईटीसी क्लेम कर लूंगा। इन तीनों को छोड़ के मैं किसी भी केस में आईटीसी क्लेम नहीं कर पाऊंगा। सर बहुत ध्यान सुना, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जी। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एक कंपनी ने अपने ऑफिशियल स्टाफ के लिए गाड़ी लीजिए। मैं दोबारा बोलूंगा, एक कंपनी ने अपने ऑफिस मतलब ऑफिस में जो स्टाफ है उन सबके लिए गाड़ी ली और यूज बिजनेस में हो रही है 100%। क्या आईटीसी क्लेम करेंगे? नहीं क्लेम करेंगे, नहीं क्लेम करेंगे, नहीं क्लेम करेंगे, नहीं क्लेम करेंगे। मैं सिंपल बात करूं सर, अगर आईटीसी क्लेम करना है मोटर व्हीकल वाले केस में तो केस आपका इन तीनों में से कवर होना चाहिए, उस तीनों के अलावा कोई नहीं होगा। मतलब 3 केस कौन कौन से? गाड़ी लेकर गाड़ी सेल करने वाला, गाड़ी लेकर पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन करने वाला, और गाड़ी लेकर गाड़ी की ड्राइविंग सिखाने वाला। अगर इन तीनों में कोई भी केस होगा तो आईटीसी क्लेम करोगे, नहीं तो नहीं क्लेम करोगे जी। ये बात क्लियर है? देखो जी यहां पे देखो जी, तो इन 3 केस में तो आईटीसी मिल जाएगा जी। उसके बाद देखो जी कौन कौन से केस हैं। देखो, अगर आप गाड़ियों के डीलर हो, अगर आपका बिजनेस है पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन, और अगर ड्राइविंग स्कूल वाले, उस केस में आप आईटीसी ले सकते हो। और जो नॉन स्पेसिफाइड है उस केस में आपका आईटीसी ब्लॉक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान सुनना जी। अब आ जाओ एक बार वेसल एयरक्राफ्ट जी। अब वेसल एयरक्राफ्ट में गवर्नमेंट कह रही है कि चाहे वो पैसेंजर वाले हों चाहे वो गुड्स वाले, दोनों ही केस में ना आईटीसी ब्लॉक है, 4 केस छोड़ के। अब 4 में 3 तो वही हैं, 3 तो वही हैं कि अगर वेसल एयरक्राफ्ट के डीलर हो, पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन और ड्राइविंग स्कूल वाले, और एक और है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। इट मींस अगर वेसल एयरक्राफ्ट आप गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर रहे हो, अगर वेसल एयरक्राफ्ट आप गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर रहे हो तो भी आपका आईटीसी अलाउड है, आपको आईटीसी मिल जाएगा। इन देखो, इन 4 केस में आपको आईटीसी अलाउड है जी। अब आईटीसी ब्लॉक कहां कहां पे होगा जी? एक तो यहां ब्लॉक हो गया जी, एक यहां ब्लॉक हो गया, और एक यहां ब्लॉक हो गया। अब जहां पे आईटीसी ब्लॉक है उसका फर्क क्या पड़ेगा? अब सुनना ध्यान से, प्लीज ध्यान सुनना जी। एक बात मैं सोच के बताऊं सर, अब मोटर व्हीकल वाले केस में बहुत ध्यान सुनाइए। मोटर व्हीकल वाले केस के अंदर हमने क्लास में किया था कि मोटर व्हीकल वाले केस में अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक की है उस केस में आईटीसी ब्लॉक है, इवन इफ आपका ऑफिशियल यूज क्यों ना हो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 से ऊपर की है आप आईटीसी ले सकते हो। अगर गुड्स मोटर व्हीकल है आईटीसी ले सकते हो जी, उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 तक की भी है तो आईटीसी ले पाओगे अगर वो 3 केस में कवर होते हो जी। याद आ रहा है कुछ क्लास में जी मैंने कुछ कहा था कि जहां जहां मोटर व्हीकल का आईटीसी मिलेगा वहां वहां उसकी सर्विस का भी मिलेगा जी। याद करो सर। अब एक बात बताओ, एग्जांपल मैंने क्लास में कई बार लिया था कि मैंने एक गाड़ी ली और मेरा मेन बिजनेस जो है वो पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन है। अब उस गाड़ी को यूज कर रहा हूं पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन में, उस गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई, उसकी मैंने सर्विस करवाई, या उस गाड़ी का मैंने इंश्योरेंस लिया, तो उस पर जो मैं जीएसटी पे करूंगा क्या मैं आईटीसी क्लेम कर पाऊंगा? गवर्नमेंट कहती थी नहीं, अभी तक ऐसा कोई क्लोज नहीं था। अब गवर्नमेंट कह रही है, सुनो जी हमारी बात। अब गवर्नमेंट कह रही है भाई साहब एक बात हम भी बता दें कि जहां जहां तुम्हें मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट का आईटीसी मिलेगा, जहां जहां उसका तुम्हें आईटीसी मिलेगा, दोबारा कह रहे हैं जी, जहां जहां तुम्हें उसका आईटीसी मिलेगा वहां वहां तुम्हें उसकी सर्विस का भी मिलेगा जी। मैं दोबारा कह रहा हूं सर, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है विवेक कि जहां जहां तुम्हें मोटर व्हीकल का आईटीसी मिलेगा उस केस में उसकी सर्विस का मिलेगा, और जहां जहां उनका आईटीसी ब्लॉक होगा उस केस में सर्विस का ही ब्लॉक होगा जी। देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है जी, देखो जहां जहां मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट का आईटीसी अलाउड है वहां वहां उनके लिए जो सर्विस का भी है आईटीसी अलाउड हो जाएगा, और जहां जहां उनका आईटीसी अलाउड नहीं होगा वहां वहां उनकी सर्विस का भी आईटीसी नॉट अलाउड होगा एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरर और जनरल इंश्योरेंस। तो रटने वाला बच्चा बस एक बात ध्यान दीजिए, रटने वाला मेन, अब रटने वाले बच्चे की बात आ गई जी। अगर मैं सिंपल बात कर रहा हूं, अगर मोटर व्हीकल वाले केस में, मैं दोबारा बोलूंगा प्लीज प्लीज प्लीज, शाबाश, सीधो के बैठो, बिल्कुल सीधो के बैठो। अगर मोटर व्हीकल वाले केस में मेरे बच्चे आईटीसी ब्लॉक है, अब आईटीसी ब्लॉक कहां पे है जी? आईटीसी ब्लॉक कहां पे सर? आईटीसी ब्लॉक वहां पे है, ऐसे ऐसे घूम के ना याद करने की ना कोशिश किया करो। ऐसे अगर बैठ रहोगे तो फिर बड़ी दिक्कत आएगी सर। सबसे बड़ी दिक्कत पता जाएगी, ऐसे पेट बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा नालायकों। तो थोड़ा ना घूमते हो पढ़ते रहा करो, उससे पता क्या होता है, एक तो दिमाग एक्टिव रहता है, एक नींद नहीं आती, और दूसरा फिर कम से कम हमारी वॉक तो हो रही है।
तो ना दिमाग को ना मतलब रिकॉल करने की कोशिश करो। कैसे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो, चलो मेरे पास तो अभी कैमरा पूरा मतलब वो नहीं है ना, छोटा कैमरा, मतलब सिंपल सी बात है सर। अब नॉर्मल पढ़ते हो ना, आपने हाथ में नोटबुक लेके याद करने की कोशिश करो, ऊपर सिर करके दिमाग पे जोर डालो। जैसे मेरे दिमाग में क्या आ रहा है जी, मैंने कहा मोटर व्हीकल अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 तक की होगी तो उस केस में आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, अगर 13 से ऊपर होगी उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा, और गुड्स मोटर व्हीकल में मिलेगा क्योंकि गुड्स मोटर व्हीकल में ब्लॉक नहीं किया हुआ, और फिर 13 तक भी है तो भी आईटीसी मिल जाएगा, अगर वो फर्दर सप्लाई पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन और ड्राइविंग स्कूल वाले तो आईटीसी मिल जाएगा। फिर सर ने हमें कहा कि जहां जहां मोटर व्हीकल का आईटीसी मिलेगा उसकी सर्विस का भी मिलेगा, और जहां जहां उनका आईटीसी नहीं मिलेगा उसकी सर्विस का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ये सारी बातें देखो हमने की हैं जी, ठीक है। तो ये सारी बातें देखो आपकी यहां पे निकल के आ रही हैं, ये लो जी, ठीक है। ये बात क्लियर है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। लो जी, अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद, अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ये तो हो गया सेक्शन 17 में मोटर व्हीकल वाला केस हो गया। अब क्या सेक्शन 17 में यही आईटीसी ब्लॉक है? नहीं सर, और भी केस है। नहीं, और केस कौन कौन से देखो जी। फूड एंड बीवरेज, याद करो, फूड एंड बीवरेज आईटीसी ब्लॉक है, आउटडोर कैटरिंग में आईटीसी ब्लॉक है, ब्यूटी ट्रीटमेंट में आईटीसी ब्लॉक है, हेल्थ सर्विस में आईटीसी ब्लॉक है, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी में आईटीसी ब्लॉक है जी, लाइफ इंश्योरेंस में आईटीसी ब्लॉक है जी, हेल्थ सर्विस में आईटीसी ब्लॉक है जी, रेंट ए कैब के सर्विस में आईटीसी, इन सारी सर्विस में, मैं दोबारा कह रहा हूं, इन सारी सर्विस में आईटीसी ब्लॉक है। और ये सारी सर्विस याद करनी पड़ेंगी सर, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन गया ये कैटरिंग की सर्विस का, फूड बेवरेज का, कॉस्मेटिक का, प्लास्टिक सर्जरी का, रेंट ए कैब का, हेल्थ सर्विस का, ये सारी सर्विस आईटीसी ब्लॉक है। बट अगर इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई सेम है उसके इसमें आईटीसी मिल जाएगा। मतलब पता कहना क्या चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं, अब बच्चा कह रहा है सर जब हमारे पेपर हो जाएंगे तो क्या आप हमें पार्टी दोगे? मैं कहा पार्टी दे दूंगा, बोलो। मैं कहा झुमका ऐसे करेंगे, झुमका गिरा रे चमेली के बाजार में, ओ माय गॉड, ठीक है। तो बच्चा कहता है सर बिल्कुल झुमका गिराएंगे सर। कहते सर पार्टी कहाँ दोगे? मैं कहा बहुत बढ़िया जगह चलेंगे, ऐसा करेंगे इंडिया टूर पे चलेंगे, ठीक है। तो चलो बहुत बढ़िया पार्टी करेंगे। अब सोच के बोला इतनी बड़ी पार्टी करनी है, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? कैटरिंग की सर्विस लेनी पड़ेगी। अब जो मैंने कैटरिंग की सर्विस ली वो सिर्फ 50-60 बच्चों की कैटरिंग करता है और हमारे बच्चे हजारों में। अब कैटरिंग की सर्विस देने वाले ने क्या किया? कैटरिंग की सर्विस पीछे से ली, मतलब एक कैटरर ने दूसरे कैटरर की सर्विस ली। तो गवर्नमेंट कह रही है भाई साहब अगर तेरी आउटवर्ड सप्लाई कैटरिंग की है और तूने सर्विस भी कैटरिंग की ली है तो कैटरिंग वाला जो तूने इनवॉइस काटेगा उसका तो आईटीसी क्लेम कर सकता है जी। बट हाँ, जब तू आगे कैटरिंग की सर्विस जिसको भी देगा, मुझे दी है तो जो मैं जीएसटी पे करूंगा उसका कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाऊंगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। तो सिंपल सी बात ये ध्यान दो जी, इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई सेम का मतलब ये होता है कि जो आप ये काम कर रहे हो इस काम को देने के लिए अगर आपने पीछे भी वही सर्विस ली होगी तो तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो जी। मेरी बात पल्ले पड़ रही है कि मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे बच्चे कि अगर ये वाली आपकी सर्विस है इसकी आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो, अगर मतलब फर्दर सप्लाई मींस आप ये सप्लाई दे रहे हो ना, इसको देने के लिए सेम आप यही सर्विस ले रहे हो, उस केस में आईटीसी मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा जी, ठीक है। एक पॉइंट और दिया हुआ था वहां पे कि अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई उसमें इनको यूज कर रहे हो एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कॉम्पोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई, मतलब आपने कोई आगे कॉम्बो बेच दिया मिक्स सप्लाई में, उसमें इसको आपने यूज किया तो भी आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं सर, मेन जो बात ध्यान देने वाली है, अगर इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई सेम है उस केस में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर सर्विस में आईटीसी नहीं है, मेंबरशिप ऑफ क्लब में आईटीसी नहीं है, ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज में आईटीसी ब्लॉक है जी। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान देना जी, अब जहां जहां देखो ये सारे केस में आईटीसी ब्लॉक है जी, एक बार दोबारा बोल दो, इन सब केस में आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? सर चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कुछ तो लिख दो, इस केस में बोलो इस केस में आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? आंसर इज इस केस में कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा जी। मैं दोबारा कह रहा हूं, इस केस में कोई भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। दोबारा बोलूंगा, इस केस में कोई भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ये बात कह रही है विवेक कि इस केस में तुझे कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा जी, आईटीसी ब्लॉक है। बट अगर इसको देने के लिए गवर्नमेंट ने ऑब्लिगेशन डाल दी, इट मींस अगर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कह दिया कि ये सर्विस देनी जरूरी है,
तो भाई साहब अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया सर्विस देनी जरूरी है तो फिर गवर्नमेंट कहती है टेंशन मत लो। फिर अगर हमने कह दिया कि सर्विस देनी जरूरी है या किसी एक्ट में लिखा है अगर सर्विस देनी जरूरी है और फिर तुम सर्विस दोगे उस पर जो भी तुम जीएसटी पे करोगे तुम उसका आईटीसी क्लेम कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, एक्सेप्शन फॉर अबव ऑल, एक्सेप्शन फॉर अबव ऑल इट मींस अगर आपने देखो क्या लिखा है, आईटीसी अलाउड हो जाएगा इफ अबव गुड्स और सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। मतलब अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ये काम प्रोवाइड करवा रहा है किस अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, मतलब किसी एक्ट में गवर्नमेंट ने लिख दिया तो उस केस में उनको आईटीसी मिल जाएगा जी। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर किसी एक्ट में लिखा है तो आईटीसी मिलेगा, नहीं तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद एक और आईटीसी कहां नहीं मिलेगा जी, उसका फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। याद करो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया जी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस हो गया, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। मैं सिंपल से बात कर रहा हूं सर, आप में से 99% बच्चा सो गया सो गया सो गया सो गया सो गया सो गया, ओए उठोए, सर क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो सर, मैं सोया नहीं नहीं सर, मैं सोया नहीं था सर, मैं तो ऐसे करके बैठा था बस सर, मैं तो हाँ आप ऐसे करके बैठे ही थे, सो तो मैं गया था। बोलो बोलो बोलो, सो तो मैं गया था मेरे बच्चे, सो तो मैं गया, मेरे भिंडी मेरे अदरक मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चे, सो मैं गया था। मतलब मेरे को लग रहा है बच्चा कह रहा है सर इतनी स्मूथ में क्लास चल रही थी ना, ऐसे जैसे कथा चल रही है, मैं गल्लू नहीं गल्लू, इधर देखो ध्यान से। हाँ जी, याद करो सर, आप में से 99% बच्चों को मे भी ये बात ना पता हो कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आईटी से नहीं मिलता, बट हर केस में नहीं मिलता। अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है तब नहीं मिलेगा, अदर देन प्लांट मशीनरी। मतलब कहना पता क्या चाह रहा हूं कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है किसके लिए, प्लांट मशीनरी के लिए, उस पर जीएसटी पे की आईटी से मिल जाएगा जी। अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली बिल्डिंग बनाने के लिए, उस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। तो सिंपल से एक बात ध्यान देना कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे कंस्ट्रक्शन हो, उस पे आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते अगर वो रिलेटेड टू इमूवेबल है अदर देन प्लांट मशीनरी। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी। तो एक बात मुझे अब सोच के बताना चाहिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवाई, आपने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवाई, क्या उस केस में आईटीसी ले सकते हो जी? आंसर इज 100% नो। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी नहीं है। अगर आपने प्लांट मशीनरी की कंस्ट्रक्शन करवाई, मतलब उसको खड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया उसका, क्या उस केस में आईटीसी क्लेम कर पाओगे? आंसर इज यस, क्योंकि प्लांट मशीनरी गवर्नमेंट ने बाहर की हुई है, सिर्फ गवर्नमेंट ने लिखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट मशीनरी। उसके बाद जी, एक तो प्लांट मशीनरी वाले केस में मिलेगा, और दूसरा अगर आपकी इनवर्ट सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई सेम है तो आईटीसी मिल जाएगा। जैसे देखो जी, मान लो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस इसने दिया, इसको इस सर्विस को देने के लिए इसने एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है, मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस को देने के लिए एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है, तो उस केस में आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, अगर रिलेटेड टू प्लांट मशीनरी है आईटीसी अलाउड है जी, अगर रिलेटेड टू लैंड बिल्डिंग है और उस खर्चे को आपने कैपिटलाइज किया तो आईटीसी ब्लॉक है जी, और अगर कैपिटलाइज नहीं किया, मतलब अगर आपने पीएनएल में खर्चा डाल दिया तो भैया पीएनएल में डाल दिया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेन बस ये एग्जाम में कभी नहीं 99.9% नहीं बनेगा, ऑलवेज ये बनेगा, सिंपल सा लिखा होगा कि आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड बिल्डिंग है तो नॉट अलाउड करके आना है, अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट मशीनरी है तो आपको आईटी से अलाउड करके आना है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो सिंपल से बात ये ध्यान देना कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन वाले केस में आईटी से आपको नहीं मिलता जी। ठीक है। उसके बाद एक बार फिर अगर गुड्स और सर्विस ऑन विच टैक्स पेड अंडर कॉम्पोजिट स्कीम, हाँ फटाफट से बोल देना, अगर कॉम्पोजिट वाले हैं, अगर टैक्स पे किया कॉम्पोजिट स्कीम में, क्या उस केस में आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, मैंने पहले भी कहा था सेक्शन 10 वालों में आईटीसी मिलता नहीं है। उसके बाद ये गुड्स और सर्विस रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट, इट मींस अगर एनआर ने कोई भी गुड्स और सर्विस रिसीव की है एक्सेप्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स जी, इट मींस अगर उसने कोई सामान इंपोर्ट किया उस केस में आईटीसी मिल जाएगा जी, और अगर उसने कोई वैसे गुड सर्विस ली उस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। आगे देखो जी, गुड्स और सर्विस यूज फॉर पर्सनल पर्पस जी, एक बात मैं सोच के बताओ सर, सोच के बताना, अब अगर मैंने कोई भी गुड सर्विस पर्सनल पर्पस के लिए ली है, पर्सनल कंजम्पशन के लिए ली है, तो क्या मुझे आईटीसी मिलना चाहिए? नहीं, एक बात बताओ, अगर मेरे एसी घर में लगा हुआ है तो क्या मुझे आईटीसी मिलना चाहिए? मतलब ही पैदा नहीं होता सर, अगर ऐसे पर्सनल काम पे आईटीसी मिलने लग गया फिर तो हर पर्सन क्या करेगा? सोच के बोला, फिर तो हर पर्सन जब भी घर के लिए कोई भी सामान परचेस करेगा वो तो भाई साहब आईटीसी क्लेम करने बैठ जाएगा। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो,
अब इस पे आईटीसी ब्लॉक है, इट मींस अब गवर्नमेंट कह रही है इस केस में कोई भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान देना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर गुड्स लॉस्ट हो गया, स्टोलन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, गुड्स आप राइट ऑफ हो गया जी, आपने ऐसे गिफ्ट और सैंपल बांट दिया, उसके इसमें आईटीसी नहीं मिलेगा जी। और अगर आप चोरी कर चुके हो और चोरी वाले टैक्स का आईटीसी मांग रहे हो आपको, तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा जी। तो सिंपल सी बात है, इन सारे केस में आईटीसी ब्लॉक है। एक बार अपनी लिस्ट चेक कर लेना, आपकी लिस्ट आपकी नोटबुक में बनी होगी जी। अब कोई बच्चा चैट बॉक्स में, सॉरी ये जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में 17.5 सिर्फ ऊपर से लिख दो किस किस केस में ब्लॉक है जी। सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिख दो किस किस केस में आईटीसी ब्लॉक है, बस ये लिख दो जी। कोशिश करो एक बार लिखने की, किस किस केस में आईटीसी ब्लॉक है जी, बताना। लिखते रहो सर। एक तो मोटर व्हीकल वाला केस, वेरी गुड। उसके बाद जी और मोटर व्हीकल वाला केस हो गया, सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पैसेंजर, ठीक है जी। उसके बाद और भी तो बोलो, बस कैसी में ब्लॉक है क्या, आगे भी तो लिखो सर। अगला केस कौन सा हो गया, वेसल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया जी। और किस केस के अंदर मिलेगा जी, अगर फर्दर सप्लाई करेंगे तो मिलेगा, अगर पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन वाला काम है तो मिलेगा, ड्राइविंग स्कूल वाले हैं तो मिलेगा जी। अगर इनका मिलेगा तो इनके सर्विस का मिलेगा, अगर इनका नहीं मिलेगा तो इनके सर्विस का भी नहीं मिलेगा। फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गया, कैटरिंग की सर्विस हो गया, कॉस्मेटिक सर्जरी हो गया, प्लास्टिक सर्जरी हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया जी आपका। फिर हो गया जी उसके बाद आपका ये केस हो गए। और फिर एक पॉइंट और भी था वहां पे, हाँ, और हाँ रेंट कैब की सर्विस हो गया। इन केस में आईटीसी ब्लॉक है, बट मिल जाएगा अगर इनवर्ट सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई सेम है। फिर आपका हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, इसमें आईटीसी नहीं मिलेगा जी। क्लब मेंबरशिप में नहीं मिलेगा, अगर एलटीसी है उसके इसमें नहीं मिलेगा। बट अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया ये सर्विस देना कंपलसरी है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में डाल दिया, उस केस में आप आईटीसी ले सकते हो। फिर अगला आ गया वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में और कंस्ट्रक्शन में आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर रिलेटेड टू इमूवेबल है अदर देन प्लांट मशीनरी, मतलब प्लांट मशीनरी वाले केस में मिल जाएगा। और अगर इनवर्ट सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई सेम होगी तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगला फिर आ रही, अगर आपने सेक्शन 10 कंपोजिट वाला टैक्स पे किया तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर नॉन रेजिडेंट ने कोई सामान परचेज किया उसको नहीं मिलेगा, सिर्फ इंपोर्ट वाले केस में मिल जाएगा। और फिर पर्सनल कंजम्पशन पे नहीं मिलेगा, गुड्स लॉस्ट हो गया, स्टोलन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, आपने फिर आपने ऐसे गिफ्ट बांट दिया, उस केस में आईटीसी आपका ब्लॉक है। और अगर आप चोर हो, चोरी वाला टैक्स आपका पकड़ा गया, उस चोरी वाले टैक्स पे कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे जी। 74, 129 और 130 ये सारी बातें आपके यहाँ पे लिखी है जी। तो फाइनली इन केस में सेक्शन 17(5) में ब्लॉक है जी। तो अब जाके हमारा सेक्शन 17 जो है पूरा खत्म हो जाता है जी, ठीक है। तो अब 16 भी हमारा खत्म हो गया जी, 17 भी हमारा खत्म हो गया। एक बार दोबारा भी बोलूंगा, सेक्शन 16 भी हमारा खत्म हो गया जी, और अब हमारा सेक्शन 17 भी हमारा खत्म हो चुका है। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर है, पक्का लो जी। अब आ गया और सेक्शन 18 पे। अब एक बार सेक्शन 18 पे आना जी। ये आ गया जी, ये तो हो गया। सेक्शन 18 हमारा लास्ट सेक्शन है ये राजी। अब सेक्शन 18 जो है ना सर, याद करो 18 जो है वो लगता है स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे जी। 18 में क्या क्या कोई बताएगा नहीं। 18 में याद करो, आपको मैंने कहा था कि अगर कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड बन रहा है जी। अच्छा, अगर कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड बन रहा है तो या तो वो लाइबल होगा या वो नॉट लाइबल होगा, अपनी मर्जी से हो रहा होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब कैसे भी, अगर तुम यूआरपी से आरपी में जा रहे हो, चाहे वो लाइबल होकर जा रहे हो चाहे वो अपनी मर्जी से जा रहे हो, तो जो तुम्हारा बैलेंस बचा हुआ स्टॉक होगा उसका तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो जी। ये बात हमने क्लास में की थी ना, बोलो हाँ। इट मींस अगर मैं यूआरपी से आरपी में जा रहा हूं, चाहे मैं लाइबल हूं चाहे वॉलंटरी हूं, तो जो मतलब जिस दिन तुम वहां जा रहे हो, तो देखो अगर मैं लाइबल हूं फिर तो लाइबल की डेट से पहले, और अगर वॉलंटरी जा रहा हूं तो फिर मैं सर्टिफिकेट मतलब जब मुझे सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ उस दिन से पहले, तो उस दिन से पहले का जितना भी बैलेंस स्टॉक बचा होगा उसका जो भी तुमने जीएसटी पे किया होगा तुम उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। मैंने क्लास में सिंपल एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल मान लो 100 मीटर कपड़ा है, उसमें से 80 मीटर कपड़ा यूज हो गया, 20 मीटर कपड़े का स्टॉक बचा है, तो उस 20 मीटर कपड़े के स्टॉक पे जो भी मैंने जीएसटी पे किया होगा उसका मुझे आईटीसी मिल जाएगा। गवर्नमेंट बस ये बात कहना चाह रही है, ठीक है। तो यहां पे देखो यही लिखा हुआ है कि अगर अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में जा रहे हो तो जो बचा हुआ स्टॉक होगा उसका तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ये बात ध्यान देना। ऐसे अगर आप यूआरपी से आरपी में जा रहे हो, खुद जा रहे हो, तो जो बचा हुआ स्टॉक होगा उसका तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो, वही सेम बात यहां पे लिखी हुई है। अच्छा, फिर अगला था मैंने कहा था अगर एग्जम्प्टेड सप्लाई, अगर कॉम्पोजिट स्कीम से नॉर्मल स्कीम में जा रहे हो, हाँ फटाफट से बोलना। अगर आप अभी तक किस में थे, अगर अभी तक आप थे कॉम्पोजिट स्कीम में, अब सोच के बोलो अगर मैं अभी तक कॉम्पोजिट स्कीम में था, यार आंसर नहीं दे पा रहे आप। अगर मैं अभी तक कॉम्पोजिट स्कीम में था, अब कॉम्पोजिट स्कीम में अगर मैं नॉर्मल स्कीम में जा रहा हूं,
तो क्या सिर्फ इनपुट का ही मुझे आईटीसी मिलेगा या कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा? याद करो मैंने कहा था कैपिटल गुड्स का मिलेगा सर। यूआरपी टू आरपी वाले केस में, मेरे बच्चे इधर देखो प्लीज ध्यान से, प्लीज इधर ध्यान देखो जी। यूआरपी टू आरपी वाले केस में सिर्फ मिलेगा इनपुट का, यूआरपी टू आरपी वाले केस में सिर्फ मिलेगा इनपुट का। और अगर आप कंपोजिट से नॉर्मल में जा रहे हो या आपकी सप्लाई एग्जम्प्टेड से टैक्सेबल हो रही है, उस केस में तुम इनपुट का तो क्लेम करोगे, साथ में कैपिटल गुड्स का भी क्लेम करोगे, बट कैपिटल गुड्स का सारा नहीं सर। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कैपिटल गुड्स का सारा नहीं, एक बार फिर बोल रहा हूं, कैपिटल गुड्स का सारा नहीं क्लेम कर सकते। कैपिटल गुड्स का सारा आईटीसी आप नहीं क्लेम कर सकते। आपको कितना क्लेम करना पड़ेगा? 5% ईच क्वार्टर और पार्ट माइनस करने के बाद। याद आ रहा है कुछ आपको? कुछ याद आ रहा है सर? हाँ तो बोल दो कम से कम। याद करो हमने क्लास में किया था कि अगर आप कंपोजिट से नॉर्मल स्कीम में जा रहे हो तो जो इनपुट का बचा हुआ स्टॉक है उसका तुम आईटीसी क्लेम कर लोगे, और कैपिटल गुड्स वाले केस में जो टोटल आईटीसी है उसमें से 5% ईच क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ माइनस करने के बाद तुम जो बैलेंस बचेगा वो तुम क्लेम कर लोगे। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आप क्लास के दो केस में, दो केस कौन से? कंपोजिट से नॉर्मल स्कीम या एग्जम्प्टेड सप्लाई से टैक्सेबल में, दोनों में सेम है कि जो बचा हुआ इनपुट है उसका तुम आईटीसी क्लेम कर लोगे, और जो कैपिटल गुड्स है उसमें भी तुम क्लेम कर लोगे 5% ईच क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ माइनस करने के बाद। ये बात क्लियर जी? तो देखो यहाँ पे ये बात लिखी है कि इनपुट वाले केस में मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स वाले केस में 5% माइनस करने के बाद मिलेगा। उसके बाद देखो वही एग्जम्प्टेड से टैक्सेबल अगर आप जा रहे हो जी, तो इनपुट के बचे हुए स्टॉक का उसका आईटीसी मिल जाएगा, और कैपिटल गुड्स वाले केस में 5% ईच क्वार्टर माइनस करने के बाद मिलेगा। अच्छा एक बात मुझे सोच के बताना, अब वैसे बिल्कुल सीधे होके बैठो, बस 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 खत्म है सर, बिल्कुल खत्म होने वाला है सर। मैं कह रहा हूं जबरदस्त आपने रिवीजन कराई है सर। कई बच्चों के तोते उड़ गए हैं, कई बच्चे कह रहे भाई साहब क्या चल रहा है ये, मतलब ये तो ऐसा हो रहा है ऐसे होता है ना बुलेट ट्रेन, ऐसे बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड पकड़ रखी है सर ने। अरे सर थम तो जाओ, थम जाओ सर, थम जाओ। अब अगर मैं यहां थम जाऊंगा, पता है फिर वही 3-3 घंटे की रिवीजन होगी, वो 35 घंटे वाली क्लासेस बन जाएंगी, जो 35 स्टूडेंट दरबार है जीएसटी की सीज के। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था सर, बिना बात के भब भब करके गाली मत निकालना, बुरा भला मत कहना सर। ये रीजन उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ रिकॉल करना चाहते हैं कि हाँ हमने क्लास में किया था सर, हमें याद आ रहा है, इट मींस हमने सही पढ़ा हुआ है। ठीक है, बाकी डिटेल रिवीजन दोबारा बोल रहा हूं, जीएसटी की कहानी वाली सीरीज में जो 35 सीरीज है उसके अंदर आप जाके देख सकते हो, उसमें काफी डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, चलो इधर सुनना ध्यान से। अब यहां पे ना एक बात मुझे बताओ जी, नॉर्मल आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट क्या होती है? नॉर्मल आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट होती है अगले साल के 20 अक्टूबर या उससे पहले। अब सेक्शन 18 में जो आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट होती है ना, वो आपकी वो नहीं होती, वो आपकी होती है 1 साल। याद करो मैंने पहले भी कहा था सेक्शन 18 ये बात कहता है कि विद इन 1 ईयर, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, वहां से 1 साल के अंदर अंदर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, उसके बाद तुम आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। ये तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट था जी। फिर 18(3) अमलगामेशन वाला जी, अगर किसी कंपनी का अमलगामेशन हो रहा है जी, अगर किसी कंपनी का अमलगामेशन हो रहा है, मान लो अमलगामेटेड कंपनी में जा रही है जी, मर्जर हो रहा है, डी मर्जर हो रहा है, तो अगले वाली कंपनी को पिछले वाली कंपनी का आईटीसी मिल जाएगा। मतलब पिछले वाली कंपनी का जो भी अनयूटिलाइज आईटीसी होगा उसको तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि आपका जो अनयूटिलाइज आईटीसी है कैन बी कैरी फॉरवर्ड, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो 18(3) हो गया जी। अब 18(4) में ना एक अमेंडमेंट आई है जी, जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं उनको भी अमेंडमेंट करनी है, और जो बाकी यूट्यूब फैमिली के बच्चे उनको भी करनी है। और इवन अमेंडमेंट नहीं है, जो आपने पहले किया है वो भी अभी तक लो से हटा नहीं है, बट एक लो मेकर अब नई चीज लेकर आ गई है, तो एग्जाम पर्पस के लिए हमें वो चीज करके चलनी पड़ेगी। और है बिल्कुल सिंपल सी, उसमें कुछ खास बात नहीं है सर। इधर सुना ध्यान से, एक बात मैंने सोच के बताओ सर, एक बात सोच के बताओ, अब थोड़ा सुन लेना इधर। 18(4) को मैं थोड़ा सा आराम से कराऊंगा क्योंकि एक छोटा सा चेंज है, मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग से स्किप हो जाए, ऊपर से उड़ जाए, वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इधर सुना मैं ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं। अब जो 18(4) है ना, 18(4) और 1 में क्या फर्क है? 18(1) में क्या था, अगर आप यूआरपी से आरपी बन रहे हो, कंपोजिट से नॉर्मल में जा रहे हो और एग्जम्प्टेड से सप्लाई टैक्सेबल हो रही है, उस केस में आईटीसी मिलने की बातें थी। बट याद करो 18(4) ने कहा था कि अभी नॉर्मल स्कीम में हो, नॉर्मल से आप कंपोजिट में जाना चाह रहे हो, तो जो तुम्हारा बचा हुआ स्टॉक होगा उस पर तुम्हें आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अभी सप्लाई टैक्सेबल है, फिर सप्लाई एग्जम्प्टेड हो रही है, तो उस पर तुम्हें आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अब दिक्कत इनपुट में नहीं है। इनपुट में क्यों नहीं है? कि जितना स्टॉक बचा होगा उस पर जो जीएसटी होगा वो मैं हटा दूंगा,
मेन है कैपिटल गुड्स। याद करो कैपिटल गुड्स के अंदर मैंने कहा था 5% ईच क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ माइनस कर देना जी, और बैलेंस तुम ले लेना। यही बात तो मैंने की थी ना, बैलेंस तुम रिवर्स कर देना। अब यहां पे वो लिमिट की जगह एक दूसरी लिमिट आ चुकी है। अब वो दूसरी लिमिट क्या है वो सुना ध्यान से। नहीं, मैंने क्या बोला, 5% ईच क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। अब सुना यहां पे, आप एक बात बताओ जी, याद है 5% अगर हम हर क्वार्टर का लेते हैं, इतना बोल दो 5% अगर हम हर, पहले मैं ये क्लियर कर दूं जी, पहले मैं ये क्लियर कर दूं, 18(1) जो हमने किया उसमें 5% की ही लिमिट है। 18(1) जो हमने किया उसमें अभी भी 5% की ही लिमिट है, जो अभी हम करके आए हैं ना कि आपके सप्लाई एग्जम्प्टेड से टैक्सेबल हो रही है, कंपोजिट से नॉर्मल में जा रहे हो, उसमें 5% की ही लिमिट है कैपिटल गुड्स वाले केस में। जो लिमिट अब चेंज की बात कर रहा हूं 18(4) में, जहां आईटीसी रिवर्स करना होगा, ऐसा ना करना कि सब में लगा देना चाहिए। तो जहां पे आईटीसी रिवर्सल की बात होगी वहां बोलने जा रहा हूं, जहां आईटीसी लेने की बात होगी वो 5% वाला केस है जो हम करके आए हैं जी। अब सुनना ध्यान से, 5% हर क्वार्टर में, तो एक साल में कितने क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर का 5 कितना हो गया, 20%। तो मतलब 20 मल्टीप्लाई 5 100% हो गया। तो मतलब कैपिटल गुड्स की लाइफ मैंने क्लास के अंदर भी कहा था 5 साल होती है जी, यही होती है ना। अब बस बहुत आसान काम कर दिया जी, बहुत आसान काम कर दिया। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, एक बात बता, नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिट में कन्वर्ट हो रहे हो, तो जो बचे हुए इनपुट का स्टॉक है उसका तुम आईटीसी रिवर्स कर दो। अब मैंने बता रही कैपिटल गुड्स की, गवर्नमेंट कह रही कैपिटल गुड्स में कितनी टाइम तुम नॉर्मल स्कीम में थे और कितनी लाइफ अभी उसकी बची है, मतलब पूरी लाइफ 60 महीने की मानते हैं ना। तो मैंने कहा 60 महीने में से ना, 60 महीने में से 24 महीने तो मैं इसको नॉर्मल महीने में यूज किया। मैंने क्या बोला, 60 महीने में से 24 का यूज किया नॉर्मल में। अब अगर 60 में से नॉर्मल में 24 यूज किया तो मतलब 24 का मुझे आईटीसी मिलना चाहिए ना, क्योंकि जितने महीने में नॉर्मल में यूज करूंगा उतने का मुझे आईटीसी मिलना चाहिए। कितने का नहीं मिलना चाहिए, 36 महीने का। तो गवर्नमेंट करिए बस काम खत्म हो गया, जितना टोटल आईटीसी है वो 60 महीने का था, तो 36 महीने का कितना आएगा वो तू हटा दे बस। अच्छा सर एक बार दोबारा, बस एक बार दोबारा 5% से कई गुना आसान हो गया सर, 5% से कई गुना आसान हो गया। आपको कैलकुलेट करना पड़ता था, अब कुछ भी नहीं करना, अब सिर्फ ये देखना है क्वेश्चन में साफ दिया होगा कि आपने यहां से यहां तक यूज किया, तो जितने महीने भी आपने यहां यूज किया उतने का तो मिल जाएगा ना, क्योंकि आप नॉर्मल में थे। अब जितने महीने बचे हैं उसका आपको रिवर्स करना है। तो कैसे करोगे, देखो जी, न्यू लो मैंने लिखा है, न्यू लो क्रेडिट डिवाइड बाय 60 और जितनी उसकी रिमेनिंग लाइफ बची है ये आएगा रिवर्सल, इतना रिवर्स कर दोगे जी बस। मैं एक बार दोबारा बोलूंगा, 5% की लिमिट जो आपने क्लास में की थी उसको वहां से हटाना पड़ेगा सर, उसको वहां से हटाना पड़ेगा। 5% की लिमिट एप्लीकेबल होगी 18(1) में एप्लीकेबल होगी जी। 18(4) में गवर्नमेंट सिंपल सा लो लेके आ चुकी है कि जितने महीने की लाइफ तुम्हारी बची थी उतने महीने का रिवर्स कर देंगे। कैसे रिवर्स कर देंगे भैया, टोटल क्रेडिट जो तुम था, ठीक है, उसमें ये 60 महीने का था। अब जितने महीने तुम्हारे बचे हैं अभी कंपोजिट में, रिमेनिंग जो लाइफ बची है उससे मल्टीप्लाई करके ये रिवर्सल आ जाएगा। यही सेम पॉइंट यहां पे है, और यही सेम तब है कि अगर टैक्सेबल से एग्जम्प्टेड सप्लाई हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो मुझे फटाफट से बोल दो, अब मुझे फटाफट से बताओ जी, अगर मैं 18(1) की बात करते हैं, 18(1) में अगर मैं टैक्सेबल से, अगर सॉरी एग्जम्प्टेड से टैक्सेबल हो रही है या कॉम्पोजिट से नॉर्मल में जा रहा हूं, तो बचे स्टॉक का आईटीसी क्लेम कर लूंगा। कितना क्लेम करूंगा, मतलब स्टॉक का तो पूरा कैपिटल गुड्स का 5% ईच क्वार्टर माइनस करने के बाद मैं क्लेम कर लूंगा। फिर अगर टैक्सेबल हो रही है एग्जम्प्टेड या नॉर्मल से कॉम्पोजिट में रहा तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। कितना रिवर्स करना पड़ेगा, बचे हुए स्टॉक का तो आईटीसी रिवर्स कर दूंगा। कैपिटल गुड्स वाले केस में बताओ जी, जल्दी बोलो, कैपिटल गुड्स वाले केस में टोटल आईटीसी डिवाइड बाय 60 मंथ, क्योंकि 60 महीने की लाइफ होती है, मल्टीप्लाई जितनी रिमेनिंग लाइफ उसकी बची होगी उससे मल्टीप्लाई करके वो मैं रिवर्स कर दूंगा जी। ये गवर्नमेंट यहां पे कहना चाह रही है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका 18(6) आ गया। अब 18(6) तो बिल्कुल सिंपल ही, तो उसमें तो कुछ खास बात थी नहीं। 18(6) में क्या था जी, अगर आपने कैपिटल गुड्स बेच दिया जी, फटाफट से बोलो, लास्ट पॉइंट है जी बस, अगर आपने कैपिटल गुड्स बेच दिया, अब सोच के बोलो, अगर आपने कैपिटल गुड्स ही बेच दिया मेरे बच्चे, अगर कैपिटल गुड्स बेच दिया तो उस केस में आपको आईटी से हटाना पड़ेगा। कितना आईटी से हटाना पड़ेगा, वही यहां पे 5% की लिमिट है जो हमने क्लास में की थी, यहां पे तो वही लिमिट है। कैसे, जो कैपिटल गुड्स का आईटी से होगा माइनस में 5% ईच क्वार्टर करने के बाद जो वैल्यू आएगी, और जो सेल प्राइस जितने का आपने कैपिटल गुड्स सेल किया होगा उसका जो जीएसटी बनता होगा वो, और ये विच एवरेज हायर। एक बार दोबारा बोलूंगा 18(6) ये बात कहता है
मैंने एसी लिया बिजनेस के लिए, ठीक है, मैंने एसी 50,000 रुपये का लिया और मैंने 30,000 रुपये का बेच दिया, मैंने 30,000 रुपये का बेच दिया, तो 50,000 रुपये का लिया था, उस पर जीएसटी पे किया होगा। तो गवर्नमेंट कह रही है अब तुमने बेचा कितने टाइम के बाद, मैं कहा 3 साल के बाद। कह रहे फिर बिजनेस में यूज कितना क्या, मैं कहा 3 साल। कह रहे 3 साल का आईटीसी मिलेगा, 2 साल का नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइफ 5 साल होती है ना। अब वो कैसे निकालेंगे, 5% हर क्वार्टर का माइनस कर देंगे, मतलब उतने को हटा के जो बैलेंस आएगा वो, और जितने का तुमने एसी बेचा है उसका जो जीएसटी बनता होगा वो, इन दोनों वैल्यू में से जो हायर वैल्यू होगी उतना तुम्हें अपनी बुक से हटाना पड़ेगा। तो जो मुझे रिवर्सल करना है 18(6) में, वो रिवर्सल देखो जी कैसे करना है जी। रिवर्सल देखो जी करना है आपका, रिड्यूस बाय सच परसेंटेज 5%, और जो उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उसका जीएसटी विच एवरेज हायर, आपको उतना पोर्शन रिवर्स करना पड़ेगा जी। 18(6) में ये बात लिखी हुई है जी। तो सिंपल सी बात है सर, एक बात ध्यान देना, जो आपने 5% की लिमिट क्लास में की थी उससे वैल्यू निकाल लेना, जो आपका सेल प्राइस होगा उसका जीएसटी निकाल लेना, ये वैल्यू प्लस में ये वैल्यू, इनमें से जो हायर वैल्यू होगी इतना आपको रिवर्स करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारा सेक्शन 18(6) है जी। तो फाइनली 18(1), 18(2), 18(3), 18(4), 18(5), 18(6) हमारे पूरे हो गए जी। ठीक है, 18(5) में तो रूल्स है, वो मैंने आपको बता ही दिया, वही 5% वाली जो बातें करो ना, 5% वाली जो बातें हैं ये सारी रूल्स के अंदर है। एक बार दोबारा बोल देता हूँ, 18(1) यूआरपी टू आरपी, यूआरपी टू आरपी, तो उस केस में बचे हुए स्टॉक का आईटीसी ले लोगे। एग्जम्प्टेड सप्लाई से टैक्सेबल, कंपोजिट से नॉर्मल, बचे हुए स्टॉक का आईटीसी ले लोगे, कैपिटल गुड्स का भी ले लोगे। 5% हर क्वार्टर को माइनस करने के बाद ले पाओगे 1 साल तक जी, 1 साल तक आप ले पाओगे। और अगर कोई अमलगमेशन वाला केस है, डीमर्जर वाला केस है, तो अनयूटिलाइज आईटीसी को तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। 18(4) आता है फिर अगर तुम नॉर्मल से कंपोजिट में जा रहे हो या तुम्हारी टैक्सेबल सप्लाई एग्जम्प्टेड सप्लाई हो रही है, तो बचे हुए स्टॉक का आईटीसी रिवर्स करोगे। और कैपिटल गुड्स वाले केस में जो आईटीसी है वो 60 महीने का है, जितनी उसकी रिमेनिंग लाइफ बची है उससे मल्टीप्लाई करके वो रिवर्स कर दोगे। 18(6) कहता है कि अगर तुमने कैपिटल गुड्स बेच दिया तो कितने टाइम के बाद बेचा, उतने टाइम का 5% हर क्वार्टर माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो, और जितने का तुमने बेचा उसका जीएसटी वो, इनमें से हायर वैल्यू तुम्हें रिवर्स करनी पड़ेगी। 18(6) की बात कहता है जी। ठीक है, अब एक लास्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 19, और उसमें कुछ खास बात है भी नहीं। वैसे आपको याद कराऊं सेक्शन नंबर 19 में क्या था। सेक्शन नंबर 19 था जो वर्कर वाला, और 19 में एक ही बात लिखी थी, एक ही बात लिखी थी क्या, कि अगर देखो जी ये सप्लायर है, ये रिसीवर है, ये जो वर्कर है। अब रिसीवर सप्लायर से सामान लेता था, ठीक है, और फिर जो वर्कर को भेजता था जी। तो अब याद करो मैंने क्लास में कहा था कि अगर मैंने सप्लायर को बोल दिया कि डायरेक्टली ये सामान जो वर्कर को भिजवा दे, बिल टू शिप टू, मतलब डायरेक्टली मुझे मत भिजवा, आप तू डायरेक्टली जो वर्कर को भिजवा दे, तो मेरी फैक्ट्री में सामान नहीं आया तो क्या फिर भी मैं आईटीसी क्लेम कर पाऊंगा? आंसर इज यस जी। सेक्शन 19 में साफ साफ लिखा था कि अगर जो वर्कर को डायरेक्टली सामान चला गया तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि वो सामान आपने ही ले लिया है, आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो देखो वही बात यहां पे लिखी है कि ऑल्दो सेक्शन 16 में ये कंडीशन है कि आपका रिसीव करना जरूरी है, बट जो वर्कर में कंडीशन एग्जम्प्ट है, मतलब अगर डायरेक्टली जो वर्कर को भिजवा दोगे तो भी तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका सेक्शन नंबर 19 है कि अगर डायरेक्टली जो वर्कर को भिजवा दिया उस केस में क्या होगा जी। तो अब जाके 16, 17, 18 और 19 ये 4 प्रोविजन जो है सर ये हमारे खत्म हो जाते हैं जी। अब बता रही कोई दिक्कत कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो? ठीक है, सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी का, 17 ब्लॉकेज का, 18 स्पेशल केस का और 19 जो वर्कर का जी, ये सारी बातें हमने कंप्लीट की हैं। ठीक है जी, चलो जी, तो फाइनली अब जाके आईटी से हमारा पूरा रिवाइज हो चुका है जी। अब कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ भी हो जी, आप मुझे मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ताकि आगे आने वाले सेशन में हम इसको मतलब खत्म करें जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है। और अब आपके प्रैक्टिस सेशन जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे जी, डेली कंटिन्यू बेस पे होंगे। और अब मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगा जी, अब मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगा, ये बात ध्यान देना जी। अगले आने वाले 20-25 दिन अपनी बेल्टें बांध लो, ठीक है। जितनी मेहनत आप नहीं करोगे उससे डबल मेहनत मैं आपको करवा दूंगा जी, ठीक है। उससे डबल मेहनत मैं करवाऊंगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान देना। अगर आपका मन नहीं होगा तो भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बात खत्म जी, ठीक है। चलो जी, तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और बस तैयार हो जाओ जी, मैराथन के लिए भी तैयार हो जाओ और फिर प्रैक्टिस सेशन के लिए भी तैयार हो जाओ, ठीक है जी। अब बाकी रिवीजन जो हम मतलब शेड्यूल जो होगा वो नॉर्मल हमारा चलता रहेगा जी। ये मैंने इसलिए डाल दी ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, आपको ये ना लगे यार हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है कि सर ने क्लास क्यों नहीं डाली, ठीक है। तो मेरे को ये था कि नहीं, मैं एक क्लास कम से कम आईआईटी से तो रिवाइज करवा के जाऊं जी, ठीक है। चलो ओके जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।
बाय बाय जी, खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो।